चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं सीपीसीटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो अगली सीरीज़ में हम देखने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो यहाँ सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पे ब्लैंक को वेब भी कहते हैं। वेब का मतलब होता है इंटरनेट और इंटरनेट का मतलब होता है जहाँ पे सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है इंटरनेट के अंतर्गत, ठीक है। और इसमें अरबों डॉक्यूमेंट या जो दस्तावेज होते हैं वो मौजूद रहते हैं। तो देखिए एक है www जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। ये विशाल यानी कि बहुत बड़े स्तर का डाटाबेस है इंटरनेट पर, जिसके अंतर्गत हम जो है कोई भी चीज़ों को जो है स्टोर करते हैं। यानी कि अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे www.google.com, ये देखिए मतलब पहले क्या लगा, पहले ये इसको लगाया जा रहा है, उसके बाद आपका डोमेन नेम लगता है और उसके बाद आपका उसका जो टाइप है टाइप डोमेन वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो www क्या है, एक प्रकार का वेब भी है। वेब मतलब जहाँ पे सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है इंटरनेट के अंतर्गत। तो इसके बारे में देखिए हम थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ आप इसको देखोगे तो देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलकर जो है हम देख सकते हैं एक जो डोमेन नेम है वो बनाती है। और डोमेन नेम जो कंप्लीट रूप से लिखा जाता है उसे हम बोलेंगे यूआरएल। यूआरएल मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ आप देखिए क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो मिलता है पहला प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल का नाम है एचटीटीपी। एचटीटीपी मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एक प्रकार का नियम है कि इंटरनेट में आप अगर कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, कोई चीज़ आपने टाइप की हो, तो वो किस रूल्स को फॉलो करेगी, उसके लिए यहाँ पे यूज़ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि जो हाइपर टेक्स्ट है उसको ट्रांसफर कैसे किया जाए। दूसरे नंबर पे होता है सब डोमेन। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए सब डोमेन का मतलब होता है www लगेगा, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ये इसलिए लगाया जाना जरूरी है क्योंकि इसी के अनुसार जो है सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, इसमें ही सारी चीज़ें स्टोर होती है। विशाल यानी बहुत बड़े स्तर का डाटाबेस होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। उसके बाद आपका जो कंपनी का नाम है, जैसे गूगल है, गूगल कंपनी का नाम डॉट लगा के तो ये डोमेन नेम हो गया। उसके बाद इसका टाइप क्या रहेगा, ये कमर्शियल रहेगा, एजुकेशनल रहेगा, या फिर जो भी अदर प्रकार की जो साइट रहेगी उसमें एक टाइप लगा होता है, और टाइप होता है .com .edu। तो ये इसको बोलते हैं टॉप लेवल का डोमेन, जो TLD है, यानी कि टॉप लेवल का डोमेन इसको बोला जाता है। तो कंप्लीट मिलकर यूआरएल बोलते हैं। और www का आप भूमिका समझ गए होंगे क्या है। एचटीटीपी भी आप समझ गए, एचटीटीपी का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अलावा एक वेब पोर्टल होता है। वेब पोर्टल मतलब होता है किसी वेबसाइट को अगर हम देखें तो वो वेबसाइट यानी कि वेब पेजेस का कलेक्शन मानी जाती है। और यदि हम बहुत सारी वेबसाइट को एक जगह रख देते हैं, जैसे आज की डेट में हम देखें तो हम मार्ट देखने को मिलता है, या फिर मॉल, जो बहुत सारे मॉल देखने को मिलते हैं जहाँ पे हमको बहुत सारी सेवाएं एक साथ देखने को मिलती है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मॉल या फिर मार्ट बोल सकते हैं। इसी प्रकार अगर इंटरनेट की बात करें तो वहाँ पे एक ही वेबसाइट में बहुत सारी वेबसाइट अगर कनेक्ट है, मतलब एक ही जगह हमको बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिल जाती है, सुपरमार्केट बोल सकते हैं वेबसाइट का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेब पोर्टल, ठीक है। और डोमेन आप समझ गए, डोमेन मतलब होता है किसी कंपनी का एक यूनिक पहचान जो कि इंटरनेट पे ढूंढने में उसकी सहायता करती है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। www के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। और यहाँ देखिए आपस में जो डॉक्यूमेंट है सभी यहाँ पर कैसे जुड़े होते हैं, हाइपरटेक्स्ट से। हाइपरटेक्स्ट मतलब जो HTML से हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो कहलाती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हाँ टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती है, साउंड्स भी हो सकता है, इन सभी का कलेक्शन हमको देखने को मिलता है। www एक प्रकार की इंटरनेट सेवा है। और सबसे पहले अगर बात करें तो एक पर्सन थे जिनका नाम था टिम बर्नर ली। इन्होंने 1989 में जो एक प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, सर्न SERN, इसमें इसको जो है सबसे पहले प्रयोग किया। और वर्ल्ड वाइड वेब में जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको वेबसाइट के रूप में देखा जाता है। और ये वेबसाइट वेब सर्वर पर हाइपर टेक्स्ट जो HTML पेज है उसके रूप में यहाँ पर स्टोर होती है, वेब पेज जिन्हें हम बोलते हैं। और ये एक प्रकार की वेब प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम यानी कि डोमेन नेम दिया जाता है, जो कि यूआरएल के नाम से जाना जाता है, जैसे कि हमने अभी इस प्रकार लिखे थे। और इसको हम पूरा नाम भी ये देख सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है, ठीक है, और एक दूसरे से यहाँ पे निर्भर। और ये किस प्रोटोकॉल के अनुसार चलते हैं, देखिए HTML तो होता है, HTML जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अनुसार यहाँ पे ब्राउजर के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। वेब सर्वर होता है जहाँ पे सूचना स्टोर होती है, वेब ब्राउजर जिसके अनुसार क्लाइंट वहाँ पे डाउनलोड कर पाता है कोई भी सूचना को, ठीक है। ये वेब पोर्टल आप देख सकते हैं। देखिए वेबसाइट का मतलब होता है एक सिंगल वेबसाइट, पर वेब पोर्टल ऐसा होता है जहाँ पे आप देखिए पेमेंट गेटवे भी आपको देखने को मिलेगा, शॉपिंग कार्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा, डायनेमिक न्यूज़ भी देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए डेटिंग पोर्टल, मैट्रिमोनियल पोर्टल, जॉब पोर्टल, ये सभी चीज़ें अगर एक जगह कनेक्ट है कि साइट के अंतर्गत, जैसे हम बात करें www.mponline.gov.in, अगर आप इस
साइट को क्लिक करोगे या ऑन ओपन करोगे तो ये एक प्रकार की एक वेबसाइट नहीं है। इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी सुविधाएं देखने मिली। इसके अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको कनेक्ट होती देखने मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर आपको सारी जो वैकेंसी आती है बहुत सारी उसके अंतर्गत देखने मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल इसके अंतर्गत देखने मिलेगा। बहुत सारी सेवाएं जो गवर्नमेंट की है वो इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। यानी कि बहुत सारी जो वेबसाइट है वो MP ऑनलाइन के अंतर्गत कनेक्ट है। तो MP ऑनलाइन क्या है? MP ऑनलाइन एक पोर्टल है जिसे हम मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं। देखिए पोर्टल के बारे में यहाँ पे लिखा है, आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ब्लैंक है, इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर जो एक विशेष वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों पर जो है वेब पेज को भेजता है। तो सिंपल सी बात है, एक कंप्यूटर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और एक कंप्यूटर ये है। ठीक है, अगर ये ऑफलाइन है तो हम क्या बोलेंगे, इसको नॉर्मली हम बोल सकते हैं यहाँ पे सर्वर, और जिसने मैसेज किया है या जो रिक्वेस्ट भेज रहा है उसको बोलेंगे क्लाइंट। जब क्लाइंट यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजता है कोई चीज़ की तो सर्वर उसको देखता है, पढ़ता है और यहाँ पे देखता है कि अपने पास उस रिक्वेस्ट का आंसर है कि नहीं, और फिर वापस जिस क्लाइंट के द्वारा आंसर आया था उसको वापस भेज देता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से इसके द्वारा क्या की गई, रिक्वेस्ट, और यहाँ पे इसके द्वारा जो है सर्वर के द्वारा रिस्पॉन्स भेजा गया। ठीक है, तो जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसको बोलेंगे क्लाइंट, और जो रिक्वेस्ट की पूर्ति कर रहा है, आंसर दे रहा है, उसको बोलेंगे सर्वर। तो सर्वर हो गया, नॉर्मली हम बात करेंगे इसकी किसमें, नेटवर्क में। ठीक है, और यदि यही बात करें हम इंटरनेट की, ठीक है, इंटरनेट में हम अगर कोई साइट को सर्च कर रहे हैं तो इंटरनेट की बात करें तो इस सर्वर को हम डायरेक्टली उठाकर क्या बोल देते हैं, वेब सर्वर। ठीक है, क्या बोलेंगे, वेब सर्वर। तो इंटरनेट से जुड़ा जो कंप्यूटर है जो कि विशेष तौर पर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है, इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटर को वेब पेज भेजता है, यानी कि रिक्वेस्ट को पूरा करता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा वेब सर्वर। ठीक है, ये देखिए आंसर क्या होगा, ये 4th नंबर का। इसके अलावा वेब पेजेस हम देख सकते हैं। वेब पेजेस का मतलब होता है HTML जो लैंग्वेज है उसके कलेक्शन से हम कुछ टैग का प्रयोग करते हैं और टैग के प्रयोग करके एक पेज बनाते हैं, उस पेज को ही वेब पेज बोला जाता है। नॉर्मली अगर बात करें तो जो डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे MS वर्ड के उसको हम क्या बोलेंगे, पेज बोलेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंतर्गत। परंतु वही अगर इंटरनेट पर चले जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेब पेज, यानी कि वेब सामने लग जाता है। इंटरनेट के अंतर्गत जो पेजेस है उनको वेब पेज बोलेंगे, जो कि HTML लैंग्वेज का प्रयोग करके टैग का कलेक्शन करके बनाए जाते हैं। .html उनका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, और वेब पेज के कलेक्शन को क्या बोलेंगे हम, वेब पेज के कलेक्शन को हम बोलेंगे वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए सर्वर के बारे में भी दिया गया है, वेब सर्वर के बारे में। तो नॉर्मली जो वेब क्लाइंट है, देखिए जो इंटरनेट से जुड़ा वाला जो क्लाइंट है उसको वेब क्लाइंट बोलेंगे। अब HTTP के अंतर्गत जो प्रोटोकॉल है वो उसके अंतर्गत रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। सर्वर अपने डेटाबेस के अंतर्गत चेक करेगा, देखिए लोकल फाइल्स है, लोकल पेजेस है, यहाँ डेटाबेस है, इनमें चेक करेगा। अगर रिक्वेस्ट उसकी पूरी करने लायक है तो वापस भेजता है, जिस क्लाइंट के पास से रिक्वेस्ट आई थी उसको रिप्लाई कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्लाइंट को पहचानने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है जिसे बोलते हैं IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इंटरनेट से कनेक्ट होने वाला प्रत्येक कंप्यूटर एक IP प्रोटोकॉल यूज़ करता है और एक यूज़ करता है TCP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो दोनों एक साथ लिखे जाते हैं, लिखा जाता है TCP और इस प्रकार लिखा जाता है IP। TCP IP एक प्रकार से एक दूसरे के पूरक है। जब तक किसी PC का एड्रेस नहीं होगा तब तक यहाँ पे उसको इंटरनेट में शामिल होने मतलब शामिल होना उसके लिए मतलब पूरा नहीं होगा उद्देश्य उसका। और दूसरा, इंटरनेट से कनेक्ट होने पर फाइल जब ट्रांसफ़र होती है तो TCP यूज़ होता है। तो आप समझ सकते हैं एक दूसरे के पूरक है TCP IP, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए आगे चलते हैं। वेब सर्वर के बारे में यहाँ पे लिखा है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है, डिलीट किया हुआ डाटा। मान लीजिए कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर से हमने कोई फाइल को क्या कर दी है, डिलीट। वो हो सकती है 4 GB की, 5 GB की, 1 GB की, 2 GB की, कितनी भी हो सकती है। तो ये डाटा कहाँ जाता है, ये डाटा जाता है रिसाइकल बिन में। ठीक है, रिसाइकल बिन में यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक, जब रिसाइकल बिन में चला गया मतलब एक आप बोल सकते हैं अपने घर में जो डस्टबिन होता है वो उसी प्रकार कंप्यूटर में एक रिसाइकल बिन होता है। तो ये फाइल चली गई 4 GB की। अब ये डिलीट कहाँ की गई है, D ड्राइव से भी की जा सकती है, C ड्राइव से भी की जा सकती है, या फिर E ड्राइव से भी। अब इनमें से किसी भी जो ड्राइव है उससे हमने फाइल डिलीट की है, मान लीजिए 4 GB की, तो वो डिलीट होकर कहाँ गई, रिसाइकल बिन में। अब इससे तो मान लो 4 GB स्पेस खाली होना चाहिए ना, परंतु रिसाइकल बिन किसका पार्ट है, रिसाइकल बिन कंप्यूटर ही को तो पार्ट है, यानी कि वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। और जब कंप्यूटर से जुड़ा है तो सिंपल सी बात है हार्ड ड्राइव से भी जुड़ा होगा। तो रिसाइकल बिन में गया है ना डाटा, ना कि बाहर गया है, तो इससे खाली क्यों होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए
रिसाइकल बिन जब तक खाली ना हो जाए, यानी कि रिसाइकल बिन में जो डाटा रखा है वो हार्ड डिस्क का ही है, तो हार्ड डिस्क का डाटा कब खाली होगा, फाइनली खाली होगा, रिसाइकल बिन से खाली हो जाएगा था। तो हम इसको एक प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। तो रिसाइकल बिन खाली ना हो जाए तब तक यहाँ पे डी ड्राइव या सी ड्राइव या ई ड्राइव में जो डाटा है वो 4 GB भले ही क्यों ना हो, वो रखा रहेगा इसी में वर्चुअल रूप से, और जब इससे हम डिलीट कर देंगे तो फाइनली हट जाएगा। या चाहे तो हम इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है, कट कॉपी करके हम दूसरी जगह ले जा भी सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकल करके। हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं हमारा दिस पीसी माय कंप्यूटर, और यहाँ देखिए मैं आपको एक फाइल डिलीट करके दिखाता हूँ। जैसे डी ड्राइव में हम गए और यहाँ पे पेपर फर्स्ट के ए में गए, यहाँ पे यूनिट फर्स्ट आपको दिख रहा है, और यूनिट फर्स्ट की यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर देखेंगे हम तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी, देखिए 8 GB के आसपास देखने को मिलेगी, ठीक है। पहले तो हम स्पेस देख लेते हैं हमारी डी ड्राइव का। देखिए 105 GB अभी जो है खाली है यहाँ पे, तो हम जब 8 GB हटाएंगे तो 105 GB में से कितना और हो जाएगा, मतलब 8 GB और जोड़ दें तो 13 GB हो जाएगा। तो होना चाहिए ना 13 GB, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैं डिलीट कर देता हूँ, देखिए यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ये मैंने डिलीट कर दिया, हो गया डिलीट यहाँ से यूनिट फर्स्ट, मतलब 8 GB हमारा खाली होना चाहिए। जबकि यहाँ आप देख सकते हैं 105 GB ही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो डाटा इसमें से गया नहीं है, वो अभी रिसाइकल बिन में है इसी के पार्ट के रूप में। तो हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे हमारे पास में रिसाइकल बिन दिख रहा है। रिसाइकल बिन में हम ओपन करेंगे, देखिए आपके पास में यूनिट फर्स्ट दिख रही है, डिलीट की हुई, कहाँ से डिलीट की, सारी चीज़ें दिख रही। यदि हम यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और देखिए रिस्टोर करना, वहीं वापस चला जाएगा। कट करना है तो दूसरी जगह ले जा सकते हैं, डिलीट करना है तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, और प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिलीट। जैसे ही हम डिलीट करते हैं परमानेंट डिलीट करने का मैसेज आया, ये डिलीट हो गया। और अब हम चलते हैं कहाँ पे, डी ड्राइव में। आप देखिए यहाँ पे 105 GB से कितना हो गया, 113 GB। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जब रिसाइकल बिन से हम डाटा हटाएंगे तो फाइनली डिलीट किया हुआ डाटा हट जाता है और स्पेस हमारा खाली बचता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ठीक है। वापस चलते हैं हमारे पीपीटी में। ये देख रहा है आपको रिसाइकल बिन किसका पार्ट है, ये कंप्यूटर ही के पार्ट है। यानी कि अगर सी ड्राइव से आप डाटा डिलीट करते तो वो इसमें जाएगा, डी ड्राइव से आप डाटा डिलीट करते तो वो इसमें जाएगा, या कोई अन्य ड्राइव से आप डिलीट करते तो वो इसमें ही जाएगा, ठीक है। और हटेगा कब, जब इससे फाइनली हट जाएगा, जब कंप्यूटर से वो खाली स्पेस दिखेगा। ये रिसाइकल बिन के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर होती है, रिसाइकल बिन में जब डिलीट की होती। अच्छा, एक चीज़ और है, जब आप कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ में डिलीट, जो कीबोर्ड में डिलीट बटन है, शिफ्ट की के साथ में अगर डिलीट बटन दबाते हैं तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, सीधे डिलीट हो जाएगा। तो ये भी आप क्लिक मतलब यहाँ पे अपना सकते हैं, परंतु शिफ्ट के साथ डिलीट करने से पहले ध्यान दें कि वो डाटा आपके लिए काम का तो नहीं है, नहीं तो बाद में वो वापस नहीं आएगा। रिसाइकल बिन से तो आप रिस्टोर कर सकते हैं, परंतु शिफ्ट के साथ डिलीट करोगे तो वो वापस नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक स्प्रेडशीट में एक बयान, यानी कि इसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट, ठीक है। स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक्सेल, ठीक है। एक्सेल में एक जो वर्क शीट होती है, स्प्रेडशीट होती है, उसमें स्टेटमेंट जिसके द्वारा हम गणना करते हैं मतलब कैलकुलेशन करते हैं। और कैलकुलेशन करने का काम एक्सेल में ओनली एक चीज़ करती है, या तो फॉर्मूला के द्वारा किया जाता है या तो फिर फंक्शन के द्वारा। तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर क्या है, फॉर्मूला, या फंक्शन भी रहता तो भी चलता। अब रेफरेंस जो रहता है किसी चीज़ का एड्रेस होता है, यानी कि यदि हम सेल के एड्रेस को लिखते हैं उसको रेफरेंस बोलते हैं। आर्गुमेंट होता है किसी जो फंक्शन है उसके अंदर जो पैरामीटर पास किया जाता है, पैरामीटर मतलब फंक्शन के अंदर वेरिएबल लेना और वेरिएबल को वैल्यू देना, यानी कि आर्गुमेंट कहलाते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं जो फॉर्मूला है या फंक्शन है कैसे लगाते हैं। मान लीजिए एक्सेल है, यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी किसी भी सेल में, ये देखिए हमने लिख दिए 4 वैल्यू। अब जब हम फंक्शन लगाना चाहते हैं तो हमको शुरू करना पड़ता है इक्वल के साइन से, और फंक्शन का नाम और ब्रैकेट शुरू करके जो कंप्लीट सेल है उनकी रेंज लिखना पड़ता है, एक प्रकार से रेफरेंस लिखना पड़ता है, और एंटर करेंगे तो इन सब का टोटल हमको दिख जाएगा। और ये जो फंक्शन या फॉर्मूला लगाते हैं वो कहाँ दिखता है, एक और जगह ये फॉर्मूला बार में दिखता है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो नेम बॉक्स होता है, आप देखें इस साइड ये नेम बॉक्स होता है, और ये आपको फॉर्मूला या फंक्शन का बॉक्स देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर आप फंक्शन लगाते हैं तो वहाँ पे फंक्शन दिखेगा, और यदि आप फंक्शन नहीं लगाते तो वहाँ पे कोई आपको वैल्यू दिखेगी जो भी आपने टाइप किए हो, ठीक है। यहाँ पे एक्सेल के फॉर्मूला के बारे में यहाँ पे दिया है, जोड़ घटाना, डेट एंड टाइम, बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, इक्वल के साइन से ही शुरू होते हैं। फंक्शन के प्रयोग करने के लिए देखिए यहाँ पे इक्वल लगाते हैं और उसके बाद हम फंक्शन का नाम, फिर आपको आर्गुमेंट लिखना पड़ता है। और मीनू के द्वारा अगर इंसर्ट करना है तो आप देखिए डायरेक्ट फंक्शन में जाए, वैल्यू रेफरेंस सेलेक्ट करके और ओके बटन पर क्लिक करते तो ऑटोमेटिक वहाँ पे ले लेगा, ठीक है। इतने प्रकार के फंक्शन देखने को मिलते हैं। मैथ्स और स्ट्रिंग फंक्शन देखने को मिलता है, डेट एंड टाइम फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन,
फाइनेंशियल, इसके अलावा लॉजिकल फंक्शन, स्टैटिकली यानी कि सांख्यिकी, लुकअप और रेफरेंस से रिलेटेड फंक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन सभी को देख लेते हैं। एक बार मैं लगा के बताता हूँ आपको। एक्सेल में चलते हैं। एक्सेल में जब हम गए न्यू वर्कशीट हम बनाते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख देते हैं, जैसे हमने लिखे ये बहुत सारे वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, इन सभी को जोड़ना है तो इक्वल का साइन लगाएंगे और SUM यानी कि सम लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट होता है और यहाँ पे देखिए ये कॉलम होता है और ये होती है रो। तो कॉलम और रो मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेल का एड्रेस बनाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है बॉक्स। तो इस सेल का एड्रेस क्या बनेगा, B2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे B2 और बीच में हम लगाते हैं कॉलन का निशान और लास्ट में देखिए लास्ट सेल का एड्रेस यानी कि B वाले कॉलम में B5। देखिए 50 कहाँ लिखा, B5 में, तो B5 हमने लिखे और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिए। जब आप देखोगे यहाँ तो यहाँ टोटल मिलेगा और टोटल कहाँ मिलता है और एक फार्मूला बार में भी मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हैं फार्मूला या फंक्शन को। अगला क्वेश्चन है, किसी रिलेशनल डेटाबेस में दी गई जानकारी को खाली स्थान यानी कि ब्लैंक में स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। तो मैं रिलेशनल डेटाबेस की अगर बात करूं तो रिलेशनल डेटाबेस पहले समझ लेते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं RDBMS। पहले तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझते। DB मतलब होता है डेटाबेस, यानी कि किसी जानकारी को या किसी कंपनी के जो डाटा है उसको व्यवस्थित तौर पे मैनेज करना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस, है ना। और किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा मैनेज करना यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और उसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अगर रिलेशनल तौर पे मैनेज किया जाए तो उसे बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और ये मॉडल बहुत सारे हो सकते हैं। नेटवर्क मॉडल हो सकता है, ओप्स मॉडल हो सकता है, रिलेशनल मॉडल, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, हायरार्की मॉडल भी हो सकता है। और एक डेटाबेस में डेटा टेबल में स्टोर होता है। अब टेबल क्या होता है, टेबल आप इस प्रकार समझ सकते हैं, रो और कॉलम से मिलकर जो बनता है उसको हम टेबल बोलेंगे। अब रिलेशनल क्यों बोला जा रहा है, रिलेशनल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि प्रत्येक टेबल जो हमने डेटाबेस बनाया है उसमें प्रत्येक टेबल एक दूसरे टेबल से किसी न किसी की के माध्यम से, जैसे यहाँ देखिए एम्प्लॉय ID आपको देखने को मिल रही। तो यहाँ एम्प्लॉय ID क्या है, एक यूनिक आइडेंटिटी हमने दे दी है, इसको बोलते हैं प्राइमरी की। अब क्योंकि इसी से इसको पहचाना जाएगा। ठीक है, और दूसरे टेबल में अगर बात करें सेल्स में तो एम्प्लॉय ID यहाँ पे सेकेंडरी यानी कि फॉरेन की बन गई है। फॉरेन की का मतलब जो पहले में प्राइमरी की थी वो दूसरे में जाकर क्या बन गई, सेकेंडरी यानी फॉरेन की। ठीक है, इसमें दूसरी सेल्स ID जो है प्राइमरी की देखने मिली। तो यहाँ पे जब हम एम्प्लॉय ID में कोई डाटा फिल करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि जब यहाँ से हम सेल करेंगे तो एम्प्लॉय से किस एम्प्लॉय ने सेल किया है तो उसके अनुसार यहाँ पे डाटा फीड हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक टेबल एक दूसरे टेबल से आपस में कनेक्ट है, इसलिए इसको रिलेशनल बोला जाता है। ठीक है, और यह टेबल के फॉर्म को बिना बदले हुए सभी तरीके से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि एक टेबल दूसरे टेबल से जुड़ा है। रिलेशनल डेटाबेस में प्रयोग किया गया सॉफ्टवेयर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है, यानी कि RDBMS के नाम से जाना जाता है। रिलेशनल डेटाबेस, ये देखिए हमने देखे यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस बहुत ही पावरफुल होता है और इसमें डाटा को डाटाबेस में स्टोर करना और इसे ऑपरेट करना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, और इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने वाले जैसे MS एक्सेस है माइक्रोसॉफ्ट का, MySQL है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का। इसके अलावा जो है ओरेकल भी हमको देखने को मिलता है। ये सभी जो है RDBMS की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला देखते हैं। इनमें से यहाँ आंसर हमने देखिए आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा, टेबल है। इनमें से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर के रूप में नहीं माना जाता, तो हम ऑप्शन देख लेते। जैसे टैबलेट है, तो टैबलेट हमारे पास में देखें तो यहाँ देखिए हम क्वेश्चन देख लेते। जैसे आपको ये टैबलेट दिख रहा है, तो टैबलेट एक आप पोर्ट कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ये जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है ये भी मोबाइल टाइप का डिवाइस है। उसके मतलब इसके पहले बहुत तरीके से यूज़ किया जाता था, हैंड हेल्ड है। ठीक है, और इसके अलावा हम जो है लैपटॉप को भी कैरी कर सकते हैं एक जगह दूसरी जगह पर। ये देखिए आप जो बहुत सारे पार्ट में दिख रहा है इसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप को एक जगह दूसरी जगह कैरी करना काफ़ी कठिन होता है, तो इसलिए पोर्टेबल डेस्कटॉप नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, एक CPU देखने को मिलता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस या अदर कोई डिवाइसेस है, तो वो सारी चीज़ मिलकर यहाँ पे डेस्कटॉप बनाते हैं और एक टेबल पर रखे रहते हैं, इसलिए डेस्कटॉप बोला जाता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत लैपटॉप भी देखने को मिलते हैं। तो लैपटॉप आप देख सकते हैं इस प्रकार से ब्रीफकेस टाइप का छोटा सा, जो कि एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हैं। एलन की के द्वारा देखिए यहाँ पर जेरोक्स पेलो एल्टो रिसर्च सेंटर में काम करते थे, जो 1970 में इन्होंने नोटबुक का नाम दिया इसको, लैपटॉप को। ठीक है, और सबसे पहला लैपटॉप डिज़ाइन किया गया था
यहाँ पे देख सकते हैं 1979 में विलियम मॉग्रिस के द्वारा, ठीक है, जो कि ग्रीस सिस्टम कॉरपोरेशन में काम करते थे। फिर 1983 की बात करें तो गैबरिन ने एक लैपटॉप कंप्यूटर प्रोड्यूस किया जो कि 64 किलोबाइट मेमोरी वाला था, मतलब सबसे पहले अगर बात करें यहाँ से, और MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें चलता था। टच पैड था, माउस जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, पोर्टेबल प्रिंटर भी था, और इसका जो वेट था 9 IB के आसपास था। ये तो बात हो गई लैपटॉप की। अब बात करते हैं टैबलेट की। टैबलेट, आईपैड या कुछ भी हो सकता है जो कि हम देख सकते हैं कहीं भी लैपटॉप कंप्यूटर के जैसे काम करते हैं। डिजिटल पेन इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे विंडोज़ यूज़ किया जा रहा है, आज की डेट में एंड्रॉयड इसमें यूज़ किया जाता है। स्टाइलिश पेन होता है, ठीक है, कुछ माइक्रोफोन के द्वारा हम सीधे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, सारी चीज़ इसमें देखने को मिलती है एक स्क्रीन पर। अगली बात करें PDA की, जिसे हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोलते हैं। हैंड हेल्ड डिवाइस यानी कि हाथ में हम संभाल सकते हैं आसानी, छोटे से कैलकुलेटर, कैमरा, सेलफोन, म्यूजिक प्लेयर, ये सारी चीज़ इसमें देखने को मिलती है। जैसे आज की डेट में मोबाइल देखने को मिलता है, इसमें भी एक पेन का यूज़ किया जाता है स्क्रीन पर लिखने के लिए। एक है रैम की बात की जा रही है, तो रैम क्या है? रैम में डेटा इकट्ठा होता है कैसे, स्टोर होता है कैसे, तो मैं बताता हूँ। एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक होती है सेकेंडरी कंप्यूटर की। तो ये जो होती है वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी, यानी कि जब तक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पे चलेगी कंप्यूटर में तब तक इसमें डाटा स्टोर रहेगा, नहीं तो वो इरेज हो जाएगा, ठीक है। और जब हम परमानेंट सेव कराना चाहते हैं तो हम कहाँ ले जाते हैं? सेकेंडरी, यानी कि हार्ड डिस्क की बात करें, ठीक है। हार्ड डिस्क है, मेमोरी जो भी रहती है हमारी, जैसे SSD हो सकता है या फिर पेन ड्राइव हो सकती है, मेमोरी कार्ड हो सकता है, तो ये जो है परमानेंट यहाँ पे सेव कराने का काम करती है, जो कि हमारी कौन सी रहती है? सेकेंडरी डिस्क। तो प्राइमरी के अंतर्गत रैम आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम जो है कब तक डाटा रखेगी? जब तक कि पावर है, यानी कि यहाँ सेकेंड ऑप्शन इज ओनली देयर वाइल द पावर इज ऑन, यानी कि जब तक इसमें पावर ऑन है कंप्यूटर में तब तक इसमें डाटा स्टोर रहेगा, अन्यथा डाटा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी है। और नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है स्थायी, ठीक है। देखिए रैम के बारे में आप देख भी सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है, और कीबोर्ड से इनपुट डिवाइस में दिया जाता है तो भी यहीं स्टोर होता है, CPU प्रोसेस करता है तो भी यहीं स्टोर होता है, नहीं वर्किंग मेमोरी एक प्रकार से बोल सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी देखें तो देखिए 4 MB शुरू हुई थी और अभी हम देख सकते हैं बहुत सारे प्रकार में देखने को मिलती है। अभी तो आपको 16 GB रैम वाले कंप्यूटर, लैपटॉप भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, 8 GB 16 GB वाले। तो दो प्रकार की होती है, एक डायनेमिक होती है जिसमें डाटा जल्दी जल्दी इरेज होता है रिफ्रेश करने के दौरान, और स्टैटिक रैम थोड़ा देर से यहाँ पे डिलीट होता है। तो हालांकि दोनों में डिलीट होता है पर दोनों का प्रोसेस थोड़ा कम ज़्यादा है। रैम के कुछ और प्रकार आप देख लीजिए, दो तो हमने देख लिए यहाँ पे। देखिए DDR होता है, DDR यानी कि डबल डेटा रेट रैम होती है, फिर DDR2 यानी डबल डेटा रेट 2 रैम होती है, फिर 3, फिर 4। अभी वर्तमान में कौन सी चल रही है? डबल डेटा रेट 4 रैम आपको देखने को मिलेगी वर्तमान के कंप्यूटर, लैपटॉप में। चलिए अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सी मेमोरी चिप नहीं है। तो देखिए सीमोस जो है, सीमोस एक मेमोरी है जो सीमोस बैटरी के द्वारा चलती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसके अंतर्गत बायोस से जो भी है ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे लोड करना है, या मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे लोड करना है, उसके सबके इंस्ट्रक्शन या क्रम कहाँ दिए रहते हैं? सीमोस मेमोरी में, जो कि सीमोस बैटरी या सेल से चलती है। और ये सेल आपको 2-3 साल बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ये बदल जाता है यानी कि ये ख़राब हो जाता है तो आपकी डेट एंड टाइम या जो स्टार्ट होने का सीक्वेंस है, बूट सीक्वेंस, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज देखने को मिलती है। तो ये तो हो गई चिप। एक और हम देखें तो यहाँ रैम भी एक प्रकार की चिप है, मतलब एक मेमोरी है जो क्या करती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके बारे में अभी हमने पढ़े हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी, ये भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है जो कि स्थायी रूप से बायोस को स्टोर करके रखती है। तो ये तो 3 हमारे आंसर नहीं होंगे। आस्की एक कोड है, ठीक है, तो कोड है तो यहाँ पे हम उसी का आंसर देखेंगे। देखिए चिप ये नहीं है, ये तो एक कोड है, तो 3 हमारी चिप हो गई, एक कोड हो गया। और आस्की को जो पूरा रूप से अगर देखें तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसको बोला जाता है, शॉर्ट मतलब फुल फॉर्म में, और शॉर्ट फॉर्म में इसको आस्की बोला जाता है, ठीक है। और हमारे पास में देखिए नोटपैड जो है, नोटपैड आप देखे होंगे एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि इसी फॉर्मेट को फॉलो करता है, ठीक है, इसी फॉर्मेट को फॉलो करता है आस्की, ठीक, आस्की कोड को, क्योंकि उसमें एक को फॉर्मेट करेंगे सभी फॉर्मेट हो जाते हैं। कंप्यूटर केवल संख्याओं को समझ सकता है और आस्की कोड अक्षरों को नंबर्स में प्रेजेंट करते हैं। 8 बिट में जो कोड है, कोड में 256 स्लॉट्स में अक्षरों, संख्या और अन्य जो भी वर्ड्स होते हैं उनको असाइन करता है। आस्की डेसिमल नंबर बाइनरी से बनाई गई भाषा है जो कि कंप्यूटर की प्रमुख भाषा है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये बाइनरी है
और बाइनरी को डेसिमल कैसे बनाएंगे इससे। तो यह इसकी फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। 19 ये देखिए 193 में X3 समिति AS यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन के एक भाग के द्वारा विकसित और प्रकाशित किया गया था। आज के स्टैंडर्ड को पहले ASA X3.4-1963 के रूप में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो आज के आप समझ गए कोड है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। ठीक है, ENIAC बोले तो जो एक फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज़ किया गया था सबसे पहले, जिसमें कि वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था। बहुत बड़े आकार के हुआ करते थे, एक बिल्डिंग के आकार के। तो ये किसने डिज़ाइन किया था? तो ये डिज़ाइन करने वाले का नाम था JP एकर्ट यानी J प्रेस्पर एकर्ट और JW मुचली यानी जॉन W मुचली। इनके द्वारा इसको जो है डिज़ाइन किया गया था और फर्स्ट जनरेशन का ये कंप्यूटर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप ENIAC के बारे में देख सकते हैं। देखो कितना बड़ा कंप्यूटर आपको देखने को मिलता है, जो कि 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक थे JP एकर्ट और जॉन W मुचली। इनके द्वारा जो है प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, और इसका नाम ENIAC दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका पूरा नाम है, आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है, जैसे जोसेफ जैकार्ड के द्वारा क्या बनाया गया था? जैकार्ड लूम बनाया गया था, जो कि कपड़ा बुनने वाली मशीन आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1801 में फ्रांसीसी बुनकर थे ये। ठीक है, और ये पंच कार्ड पर चित्रों की जो उपस्थिति है अथवा अनुपस्थिति द्वारा धागों को निर्देशित करता था। फिर एडवैक, ये देखिए बॉन न्यूमैन जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा एडवैक बनाया गया। एडवैक को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये देखिए प्रोग्राम में देखिए ENIAC कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन कठिन था और उसी से निपटने के लिए इसका सॉल्यूशन के रूप में ये स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा पर काम करता था एडवैक। MS एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र, मान और फॉर्मूला प्रविष्ट करने देता है? मतलब जो एरिया है कौन सा, जो कि वैल्यू और जो कि फॉर्मूला प्रविष्ट करने देता है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ पहले एक्सेल में। एक्सेल हम ओपन करते हैं यहाँ से और यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए नई वर्कशीट हमने बनाए हैं। तो जब भी हम कोई वैल्यू टाइप करते हैं, मान लीजिए हमने वैल्यू टाइप करे SSW एजुकेशन। ठीक है, ये हमने SSW एजुकेशन टाइप करे। जब हम इस सेल में, देखिए ये सेल है, ये जो चौकोर बॉक्सेस को सेल बोलते हैं। सेल में हम अगर कुछ टाइप करते हैं तो वो कहाँ जाकर दिख रहा है हमको? देखिए यहाँ पे दिख रहा है। इसी को बोलते हैं फॉर्मूला बार, यानी कि यहाँ पे वैल्यू भी टाइप हो रही है। और दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए 20, 50 या कुछ और हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं और इक्वल करके हम सम लगाते हैं, ब्रैकेट करके हम जो वैल्यू है C2 लिखते हैं यहाँ पे सेल की एड्रेस, और दूसरी लास्ट सेल की एड्रेस कॉलन लगा के लिखते हैं C5 इस प्रकार, और एंटर करते हैं। तो यहाँ वैल्यू टाइप है, परंतु यहाँ हमने फंक्शन लगाया तो फंक्शन यहाँ दिख रहा है। तो दोनों चीज़ कहाँ दिख रही है? फॉर्मूला बार में। यानी कि जब भी हम एक्सेल में कोई वैल्यू टाइप करते हैं या फिर फॉर्मूला टाइप करते हैं तो वो कहाँ दिखाई देता है? वो दिखाई देता है आपका फॉर्मूला बार में। इसके अलावा होम टैब की अगर बात करें तो होम टैब में आप चलिए, होम टैब में आपको देखिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस मिलेंगे जो कि ग्रुप में कलेक्ट हुआ है। देखिए ग्रुप है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल्स है, एडिटिंग है, ये आपको देखने को मिलेगा होम टैब के अंतर्गत। इसके अलावा इंसर्ट टैब की अगर मैं बात करूँ तो इंसर्ट टैब में आपको क्या क्या मिलते हैं? देखिए टेबल मिलता है ग्रुप के रूप में, टेबल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन, पिवट टेबल है, एडिन्स मिलता है, चार्ट मिलता है, टूर मिलता है, इसके बाद स्पार्क लाइन्स मिलती है, इसके अलावा फिल्टर्स है, लिंक है, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है इंसर्ट में। पेज लेआउट टैब की अगर बात करूँ एक्सेल में, तो एक्सेल में पेज लेआउट टैब आपको देखने को मिलता है, जहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे थीम है, थीम तो हमको ज़्यादा उपयोग नहीं थी, परंतु पेज सेटअप जो है, पेज सेटअप के अंतर्गत ये सारे ऑप्शन, जैसे कि प्रिंट एरिया है, प्रिंट टाइटल है, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, बैकग्राउंड, ये सभी चीज़ें हमको बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्केल टू फिट है, जहाँ पे आपको हाइट बिट देखने को मिल रही है, सीट के ऑप्शन है, ग्रिड लाइन और हेडिंग दिखाने और छिपाने का ऑप्शन दिया है, उसके अलावा अरेंज ऑप्शन दिए हैं। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। फॉर्मूला बार इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है ईमेल। तो ईमेल क्या होता है? ईमेल एक प्रकार का, हम बात करें, एक सेंडर है और एक है रिसीवर। ठीक है, ये दोनों किससे कनेक्ट है? ये दोनों हैं इंटरनेट से कनेक्ट। और इंटरनेट में अगर हम एक दूसरे से मैसेज भेजना चाहते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं तो ईमेल यहाँ पे बहुत अच्छा माध्यम है। ईमेल को हम इस तर्ज पे ले सकते हैं कि देखिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस जो था ऑफलाइन मोड था, परंतु उसी का ऑनलाइन मोड क्या हो गया? ईमेल हो गया। तो ईमेल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, मेल मतलब हो गया पोस्ट। ठीक है, और पोस्ट मतलब मेल, और अगर उसमें इंटरनेट का प्रयोग करें, इंटरनेट के प्रयोग करके करने लगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाता है। यानी कि आंसर इस हिसाब से रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पत्र, संदेश और मेमो का आदान प्रदान करना। तो बात कर लेते हैं ईमेल के बारे में। तो देखिए ईमेल होता क्या है? ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ईमेल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक सिस्टम यूज़र किसी दूसरे यूज़र को संदेश यानी कि मैसेज और जो इन्फॉर्मेशन है वो आदान प्रदान कर सकता है।
इन सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जो है कम्युनिकेशन नेटवर्क उपयोग किया जाता है। अब वो वायर वाला भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। वायर आपको पता 3 प्रकार के यूज़ किए जाते हैं, ट्विस्टेड केबल वायर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसमें सबसे महंगा आपको ट्विस्टेड फाइबर ऑप्टिक में आता है। इसके अलावा वायरलेस सैटेलाइट वगैरह, उससे हम सीधे वायरलेस से कनेक्ट हो सकते हैं, और ईमेल का प्रयोग हम कर सकते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होकर। ईमेल का प्रयोग करके हम विभिन्न सॉफ्टवेयर यूज़ में लाए जाते हैं, और ईमेल करने के लिए जो है आवश्यकता, मतलब यहाँ पे ईमेल करने के लिए यहाँ पे आवश्यकता नहीं है कि ईमेल भेजने वाला और प्राप्त करने वाले का पास जो है समान कंप्यूटर, यानी कि डिफरेंट कंप्यूटर भी हो सकते हैं, अलग अलग कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन वाले व्यक्ति भी यहाँ पे ईमेल से आदान प्रदान कर सकते हैं अपने मैसेज का। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल की अगर बात करें तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस होता है। ईमेल एड्रेस क्या होता है, एक तो भेजने वाले का, किसके द्वारा भेजा जा रहा है, और एक प्राप्त करने वाले का, जिसके द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा हेडर की अगर बात करें तो हेडर में आपको टू BCC CC ये सारी चीज़ देखने को मिलता है। बॉडी में आप जो मैसेज लिखते हो, सिग्नेचर में किस व्यक्ति के द्वारा भेजा जा रहा है वो पहचान चिन्ह रहती है, और अटैचमेंट के द्वारा क्या भेजा जा रहा है वो आपको देखने को मिलता है। तो चलिए एक बार ईमेल आपको मैं दिखा देता हूँ अच्छे से। हम खोलते हैं गूगल क्रोम हम खोलते हैं, और यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे ईमेल खोल लेते हैं। यहाँ मैं चलता हूँ, ईमेल खोलते हैं। यहाँ देखिए जीमेल आपको दिया है। जीमेल अगर आपकी आईडी पहले से बनी है तो जीमेल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आईडी आपकी खुल जाएगी लॉगिन पासवर्ड डालकर, और नहीं बनी है तो आप क्रिएट कर सकते। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ साइड में आपको प्लस का बटन यानी कंपोज दिख रहा है। तो यहाँ न्यू मैसेज जैसे आया तो आपको देखिए ऊपर दिख रहा है सबसे पहले टू, यानी किसको भेजना है। जैसे हम भेजना चाहते हैं एक आईडी, तो यहाँ हमने आईडी लिख दी है, ठीक है। और यहाँ CC दिया है, यानी कि इसी की कार्बन कॉपी भेजना चाहते हैं CC हम टाइप कर सकते हैं। और BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इन दोनों को पता न चले उसके लिए BCC उपयोग करते हैं। क्या भेजना चाह रहे हैं, यहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे कि हम डॉक्यूमेंट भेजना चाह रहे हैं, फोटोज़ भेजना चाह रहे हैं, और उसके बारे में कुछ मैसेज लिख सकते हैं, एप्लीकेशन वगैरह, यहाँ पे जो भी हम एप्लीकेशन टाइप करते हैं वो लिख सकते हैं। और नीचे हम फील्ड जो है सिग्नेचर दे सकते हैं, सिग्नेचर ऑटोमेटिक यहाँ पे दे सकते हैं पहले से फिट। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं, अटैचमेंट कर सकते हैं, कोई फोटो वगैरह कुछ लाना है तो वहाँ पे यहाँ अटैचमेंट कर सकते हैं, लिंक जोड़ना है। इसके अलावा स्माइलीज, गूगल ड्राइव की लिंक, फोटोज लॉक कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल मोड रख सकते हैं, और आप भेजने के लिए यहाँ सेंड बटन का प्रयोग करोगे। अगर नहीं भेजना चाहते तो आप यहाँ पे डिलीट बटन उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन और दिए, देखिए प्रिंट करना है, स्पेलिंग चेक, बहुत सारे ऑप्शन दिए। इन सभी को प्रयोग करने के बाद हम सेंड कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सेंड करने की। इसके अलावा आय वाले जो है इनबॉक्स में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आय है तो हाईलाइट होकर देखेंगे, और यदि हम उसको ओपन कर लेते हैं, जैसे डेल वाला हमने ओपन कर लिए, तो अब वापस हम चलते हैं तो डेल वाला हाईलाइट होकर नहीं दिखेगा, ये शेडिंग का मतलब जो है फेड होकर दिखेगा। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन दिखते हैं, स्टार्ट, स्नूज, इम्पॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे अगर चलें तो देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए स्पैम, अनावश्यक जो मेल आते हैं वो स्पैम में आ जाते हैं, वायरस या जो भी कुछ स्पैम्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ईमेल कंप्लीट, आपको समझ में आ गया होगा। अगले कोई वीडियो में आपको ईमेल आईडी बनाना और अन्य चीज़ें भी आपको बता दूंगा, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप आपको ईमेल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न ईमेल खातों को ईमेल किसके माध्यम से भेजे जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए वेब में अगर कोई चीज़ हम सर्च करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट कौन पूरी करता है, वेब सर्वर। और अगर ईमेल की रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं तो ईमेल के अगर बात करें तो सर्वर तो होगा, परंतु किसका सर्वर होगा, मेल सर्वर होगा या ईमेल सर्वर होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ईमेल सर्वर। यानी कि विभिन्न ईमेल खातों में ईमेल जो है ईमेल सर्वर के द्वारा भेजे जाते हैं। बाकी वेब सर्वर जो होता है कंप्लीट हमारी जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है इंटरनेट पर, उसकी रिक्वेस्ट पूरी करता है। ब्राउज़र आपको पता है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र को इंटरनेट चलाने में मदद करता है। यानी कि वेबसाइट को डाउनलोड करना है, कुछ चीज़ें सर्च करना है तो ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ठीक है ये। उसके अलावा ओपेरा है। और सर्च इंजन जो होता है ब्राउज़र के अंतर्गत जो इन्फॉर्मेशन ढूंढना होता है वो सर्च इंजन के द्वारा ढूंढी जाती है। जैसे कि आप बात करें गूगल की या फिर बात कर लीजिए याहू की, तो ये सभी क्या है, ये सभी सर्च इंजन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। सर्वर हम देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं सर्वर एक रिमोट या फिर सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो कि नेटवर्क पर कस्टमर के लिए ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश को, मतलब जो मैसेज उसको रखता है उसे मेल सर्वर कहा जाता है, ईमेल सर्वर कहा जाता है। एक मेल सर्वर पोस्ट ऑफिस के समान होता है जहाँ पे मेल को फाइनल डेस्टिनेशन पर भेजे जाने से पहले स्टोर और सॉर्ट किया जाता है, कहाँ कौन सी चीज़ें भेजे जाना है। यूज़र अपनी ईमेल का रिक्वेस्ट जो है करता है तो कॉन्टैक्ट जो है मेल सर्वर के साथ इस्टेब्लिश किया जाता है, तो तब क्लाइंट के कंप्यूटर में जो है सभी स्टोर्ड मतलब जो है करता है, ठीक है। एक जो मेल सर्वर है या ईमेल सर्वर
ये एक जो है कंप्यूटर सिस्टम होता है जहाँ पे हम देख सकते हैं ईमेल को भेजा और प्राप्त किया जाता है, सारी चीज़ों को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बड़ी आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और सार्वजनिक जो ईमेल सेवा है जिससे हम जीमेल और हॉटमेल और बहुत सारी होती है जो कि फ्री होती, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड जो हार्डवेयर है उसका उपयोग कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से ब्लैंक प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देता है। तो देखिए जब MS वर्ड की बात करें तो वहाँ पे आपको क्या बनाने को मिलता था, वहाँ आपको बनाने को मिलता था .doc, ठीक है, .doc आपको बनाने को मिलता था। परंतु जब 2007 की बारी आई तो 2007 से लेकर 2019 अभी वर्तमान की बात करें तो यहाँ आपको .docx देखने को मिलता है। तो 2007 पूछा है ना, 2007 पूछा, docx आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है एक्सटेंशन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटपैड का है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं .txt। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन होते क्या है। एक्सटेंशन की अगर बात करें तो एक्सटेंशन जो होते हैं कंप्यूटर में किसी फाइल को यूनिक आइडेंटिटी यहाँ पे प्रदान करते हैं। जैसे अगर जेपीजी की बात करें तो ये जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्राफिक्स बोल सकते हैं, इमेज फाइल है, ये भी एक प्रकार की इमेज फाइल है जो कि फोटोशॉप में आप देख सकते हैं। MP4 एक ऑडियो वीडियो फाइल है, PNG एक इमेज फाइल है, HTML एक वेब पेज की फाइल है, CSS भी एक प्रकार से CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट की फाइल है, जावास्क्रिप्ट की फाइल JS है, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, AI फाइल आप देख सकते हैं, ID, PHP, TIF, ये सब आप देख सकते हैं अलग अलग पहचान है। मतलब अगर किसी फाइल को हम SSW नाम देते हैं हर एक एप्लीकेशन में जाकर तो उसके लिए पहचान कैसी होगी, इन एक्सटेंशन के द्वारा। तो एक्सटेंशन आप समझ गए होंगे, फाइल एक्सटेंशन और फाइल नेम एक्सटेंशन इज द एंडिंग ऑफ फाइल दैट हेल्प आइडेंटिटी द टाइप ऑफ फाइल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब जो फाइल है, जैसे मान लीजिए हमने लिखे SSW.txt, तो ये फाइल के एंडिंग में लगते हैं 3 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये हमको क्या पता करते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस फाइल की यूनिक आइडेंटिटी को दर्शाता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में अगर देखें तो बहुत सारी फाइल्स हमको देखने को मिलती है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की अगर बात करें तो फाइल नेम एक्सटेंशन इज अ पीरियड मतलब डॉट आप देख सकते हो। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कुछ कैरेक्टर, यानी कि 3 कैरेक्टर हो सकते हैं या 4 कैरेक्टर हो सकते हैं, कुछ तो होते हैं 2 कैरेक्टर, काफ़ी और बड़े होते हैं तो 4 कैरेक्टर, छोटे होते हैं तो 2 कैरेक्टर। जैसे माई फाइल .txt हमने लिए 3 कैरेक्टर। तो TXT क्या है, TXT एक एक्सटेंशन है जो कि इस फाइल को मिला है, किस में, नोटपैड के अंतर्गत। तो हम कुछ फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हम MS वर्ड में काम करते हैं, 2003 तक हमने काम करे थे MS वर्ड में, तो उस फाइल का एक्सटेंशन था .doc। और 2003 के बाद यानी कि 2007 से लेकर अभी तक की बात करें 2019 की, तो यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा .docx, ठीक है। 4 कैरेक्टर में आपको देखने मिलेगा डॉट के निशान के बाद में, फाइल नेम के बाद में डॉट लगाते हैं और उसके बाद एक्सटेंशन। फिर उसके बाद ODT मतलब ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन होता है। .pdf आपको PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन देखने को मिलता है। .rtf रिच टेक्स्ट फॉर्मेट जो कि आप नोटपैड ये वर्डपैड की अगर बात करें तो वर्डपैड में आपको देखने को मिलता है। .txt प्लेन टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन देखने को मिलता है। इसके अलावा सीट की अगर बात करें एक्सेल या स्प्रेडशीट की तो .ods यानी कि ओपन ऑफिस कैल्क जो स्प्रेडशीट फाइल है, ठीक है, इसकी एक्सटेंशन आपको देखने को मिलती है। एक्सेल आपको 2003 तक देखने को मिलता था एक्सेल का एक्सटेंशन, और बाद में 2007 से और 2019 की बात करें तो आपको क्या देखने को मिलता है, XLSX यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन XML स्प्रेडशीट आपको देखने को मिलती है। प्रेजेंटेशन फाइल के भी कुछ एक्सटेंशन होते हैं, जैसे की नोट प्रेजेंटेशन होता है .ppt आपको पावर पॉइंट का एक्सटेंशन देखने को मिलेगा 2003 तक। और 2003 के बाद यानी कि 2007 से लेकर 2019 की बात करें तो यहाँ कंप्लीट रूप से आपको PPTX देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ इंटरनेट से रिलेटेड भी फाइल का एक्सटेंशन है, जैसे कि ASP एक्टिव सर्वर पेज, और उसी का अपग्रेडेड वर्जन .NET की अगर बात करें तो ASPX आपको देखने को मिलता है, एक्टिव सर्वर पेज फाइल का एक्सटेंशन होता है। CGI और .PL पर्ल स्क्रिप्ट फाइल, .CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, .HTML या HTML जो वेब पेज फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है। .JS जावास्क्रिप्ट की फाइल का एक्सटेंशन होता है। .JSP यहाँ जावा सर्वर पेज फाइल का एक्सटेंशन होता है। .PHP की बात करें तो PHP जो प्रोग्रामिंग है, पर्सनल होम पेज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, या प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर जो होती है उसका एक्सटेंशन होता है। PY पाइथन फाइल पाइथन प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन होता है। इसके अलावा XML जो XHTML फाइल है एडवांस उसका एक्सटेंशन होता है। तो ये तो बात हुई कंप्लीट मतलब एक्सटेंशन की, जो कि फाइल
को हम देते हैं और जो कि आइडेंटिटी यानी पहचान के लिए उपयोग किए जाते हैं कंप्यूटर में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? तो आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखें तो ये तो इसका आंसर ALU होगा, परंतु है कैसे? तो देखिए CPU अगर देखें तो देखिए ALU हमको दिख रहा है और CU दिख रहा है। तो ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और CU दोनों भाग है, ठीक है। इसके अलावा मेन मेमोरी यानी कि मेमोरी यूनिट भी भाग है। तो यहाँ पे आप देखिए ALU बस आंसर है। कीबोर्ड तो आपका इनपुट डिवाइस में आ जाएगा, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा, OMR भी आपका इनपुट में आ जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, देखिए कंप्यूटर के डायग्राम में यहाँ आप देखें तो आपको क्या देखने को मिलता है, कुछ इनपुट डिवाइस देखने को मिलती है, कुछ आउटपुट देखने को मिलती है। जब इनपुट डिवाइस के द्वारा मैसेज भेजा जाता है इनकोडर के थ्रू, उसको 0-1 में कन्वर्ट किया जाता है, रैम में रखा जाता है, रैम के थ्रू कैश में जाता है, कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करने का काम करती है, ALU उसको गणना करता है और उसके बाद वापस आके ये आउटपुट में जाता है। जब सेव करना है तो सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है, ठीक है। और कैश मेमोरी फास्ट मेमोरी होती है जो कि रैम और CPU के बीच में काम करती है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क पर सभी डाटा को मिटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली कमांड कौन सी है? डिस्क पर यानी कि जैसे हम डॉस की बात करें तो डॉस में आपको फॉर्मेट कमांड देखने को मिलेगी। अब डॉस में आपको 2 प्रकार की कमांड देखने को मिलेगी। डॉस में कभी भी कोई काम किया जाना है तो उसको बोलते हैं निर्देश, और निर्देश मतलब होता है कमांड, और कमांड जो होता है CMD करके हम कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करते हैं, और इसके साथ कुछ इनबिल्ट आती है जिसे हम इंटरनल कमांड बोलते हैं, और जो कुछ स्टोर करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, उनको एक्सटर्नल कमांड बोलते हैं। तो इंटरनल कमांड CLS है, वॉल्यूम कमांड है, वर्जन कमांड, पाथ, डिलीट, टाइप, MD, CD। इसके अलावा आप देख सकते हैं रीनेम कमांड, प्रॉम्प्ट, कॉपी है, टाइम है, डेट है, पॉज है, DIR, ये सब जो है इंटरनल कमांड होती है। कुछ एक्सटर्नल होती है जैसे कि बैकअप है, रिस्टोर है, चेक डिस्क यानी CHK DSK, ट्री है, डिस्क कॉपी, डिस्क कॉम्प कंपेयर करना, डिस्क कॉन। इसके अलावा प्रिंट है, मूव है, अनडिलीट है, फॉर्मेट है, डिल ट्री है। ये सब जो है एक्सटर्नल कमांड की श्रेणी में आती है। MS वर्ड 2010 के इंसर्ट रिबन पर कौन सा विकल्प नहीं होता? तो जैसे मैंने बताया 2007 से और 2019 की बात करें तो कॉमनली बेसिक रूप से सभी चीज़ें सेम देखने को मिलती है, बस ग्राफिकली रूप से जो अपेरेंस है वो चेंज होते जाता है। तो आपको पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा विकल्प जो है इंसर्ट में नहीं मिलता? देखिए शेप मिलता है, क्लिप आर्ट भी मिलता है, पेज नंबर्स मिलते हैं, तो दिसारस नहीं मिलता है। दिसारस कहाँ मिलता है? आप देखिए MS वर्ड की अगर बात करें तो MS वर्ड ओपन कर लेते हैं हम, और MS वर्ड यहाँ से हम न्यू करके ये देखिए, जब हम बात करें इंसर्ट की तो इंसर्ट में जो पहले थिसारस देखते हैं, देखिए यहाँ पे आप देखोगे रिव्यू में आपको देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसारस, वर्ड काउंट, इसके अलावा देखिए रीड अलाउड, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा है, कमेंट वगैरह। तो ये कहाँ का है? रिव्यू का। जबकि इंसर्ट में आपको देखिए टेबल, पिक्चर, शेप्स, आइकॉन, क्लिप आर्ट, बहुत सारी चीज़ें, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पे, हेडर एंड फुटर वगैरह। तो आपका जो आंसर है वो क्या है? थिसारस, यानी कि ये कहाँ मिलता है आपको? रिव्यू टैब में मिलता है। रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर भी देखने को मिलती है। अगला जो है एक विशेष दृश्य, यानी कि जो देखने लायक यानी प्रेजेंटेशन, जो ऑडियो एनिमेशन है या फिर जो भी है, सारी चीज़ हम देते हैं पावर पॉइंट में। तो टेक्स्ट या कंटेंट में जो लागू किया जाता है वो सिंपल सी बात है, एनिमेशन है, पावर पॉइंट में हम देते हैं। पावर पॉइंट को हम जब ओपन करते हैं तो ऐसे पावर पॉइंट इस प्रकार से एंटर करते हैं। तो देखिए पावर पॉइंट एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो क्या करता है, मतलब एक प्रकार से हमको जो है प्रेजेंटेशन बनाने में हमारी मदद करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जब हम यहाँ चलेंगे तो हमको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये स्लाइड है, मतलब स्लाइड है, और स्लाइड का व्यू यहाँ देखने को मिलता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करके रखोगे तो न्यू स्लाइड आप देख सकते हैं, न्यू स्लाइड बना सकते हैं। और जब आप इसमें कोई चीज़ें लेकर आओगे, जैसे हम बैकग्राउंड फिल कर देते हैं, इसको मैं बंद करता हूँ, जब हम यहाँ बैकग्राउंड फिल कर देते हैं, कोई आकर्षक दे देते हैं, और एनिमेशन में जाते हैं ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन में आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग प्रकार के इफेक्ट दे सकते हैं। देखिए ये देखिए अलग अलग प्रकार के इफेक्ट यहाँ पे आप दे सकते हैं। और कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए मैं कोई पिक्चर लेके आता हूँ, पिक्चर हम इंसर्ट करते हैं, और यहाँ से हम जो है एक कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये पिक्चर हमने इंसर्ट करे और इसको छोटा कर देते हैं। इस पिक्चर को एनिमेट करना है तो कहाँ जाएंगे? एनिमेशन में, और कोई भी यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम ले सकते हैं। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा एनिमेशन, मतलब जो भी हम इफेक्ट देते हैं पावर पॉइंट के अंतर्गत कंटेंट में, वो एनिमेशन कहलाता है। एक्टिव सर्वर पेज, एक्टिव सर्वर पेज अभी हमने देखे थे जिसका शॉर्ट फॉर्म ASP था, ठीक है। और इसको सेव करने के लिए यहाँ पे डॉट एक्सटेंशन के साथ में, हम डॉट के साथ में ASP एक्सटेंशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आंसर भी यही होगा एक्टिव सर्वर पेज का। और अगर .NET की अगर बात करें तो वहाँ एडवांस लग जाता है, यानी कि X लग जाता है। तो ये भी वेब पेज फाइल है इंटरनेट से रिलेटेड, परंतु ASP X लग जाता है, ठीक है। इसका आंसर होगा 2 नंबर का। तो यहाँ देखिए एक्टिव सर्वर पेज,
एक जो है ASP द्वारा प्रोग्रामर्स को डायनेमिक वेब पेज या वेबसाइट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है ये, और यह पहला सर्वर साइड स्क्रिप्ट इंजन है। ठीक है, अब जो है ASP.NET द्वारा अधिग्रहित किया गया है, मतलब ASP जो है ASP.NET के अंतर्गत समाहित हो गया है। और ASP और ASP.NET ऐसे प्रोग्राम जो विंडोज़ पर चलते हैं। और ASP फाइल में फाइल एक्सटेंशन जो होता है ASP होता है, जबकि ASP.NET में आपको ASPX देखने को मिलेगा। दाईं ओर एक जो अक्षर को मिटाने के लिए, दाईं ओर मतलब जैसे ये टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, ये लिखा है, और अगर हम इस साइड मिटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बैक स्पेस। ठीक है, और अगर हम यहाँ कर्सर है, ठीक है, मान लो यहाँ कर्सर है, इस साइड के हटाना तो हम बैक स्पेस, और इस साइड के हटाना तो डिलीट की का प्रयोग करते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं डिलीट। ठीक, इसके अलावा कंट्रोल D तो जो है CTRL-D अगर बात करें तो ये जो होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स शो होता है इससे। ठीक है, या फिर पावर पॉइंट में चले तो डुप्लीकेट होता है, एक्सेल में चले तो ऑटोफिल होता है। कंट्रोल X कट के लिए होता है, और कंट्रोल D यहाँ पर कोई उपयोग नहीं होती है। ठीक है, एक ड्रॉप कैप फंक्शन एक वर्ड जो डॉक्यूमेंट है उसमें अधिकतम कितनी लाइनें छोड़ सकता है, तो इसका राइट आंसर तो 10 है। तो हम यहाँ पे जो वर्ड कैप है, मतलब जो ड्रॉप कैप है, उसको यहाँ पे विस्तार से जानने वाले हैं। तो इसके लिए हम जो है MS वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हम जानने वाले हैं ड्रॉप कैप ऑप्शन के बारे में। ड्रॉप कैप ऑप्शन होता क्या है विस्तार से हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक पैराग्राफ देख लेते हैं, पैराग्राफ लेकर आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ अगर होम में जाओगे तो जस्टिफाई इसको कर लिया जाए, और इसको पूरा हम शो कर लेते हैं शो टैब एंड कमांड से। जब यहाँ पे कोई पैराग्राफ का पहला कैरेक्टर अगर बड़ा दिखता है हमको, या तो वो 2-3 लाइन के बराबर दिखता है, या जितनी भी लाइनें आप देख सकते हैं, तो वो मैक्सिमम कितनी लाइनें तक दिख सकता है, वही क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ प्रत्येक पैराग्राफ या किसी एक पैराग्राफ का एक कैरेक्टर बाकी सभी से बड़ा करके दिखाना क्या कहलाता है, ड्रॉप कैप कहलाता है। तो उसके लिए हम निम्न स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इंसर्ट टैब में जाएंगे, पहले तो कर्सर रखो आप पैराग्राफ में, और इंसर्ट टैब में जाओ, और लास्ट में जाकर आप देखोगे टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत जो है ड्रॉप कैप आपको दिख रहा है। यहाँ 3 ऑप्शन दिखेंगे। नन मतलब कुछ नहीं, ड्रॉप्ड मतलब होगा इस प्रकार से आएगा यानी आपका इफेक्ट, और इन मार्जिन मतलब मार्जिन के अंदर वो चला जाएगा। जैसे ड्रॉप्ड करे तो देखिए ये टेक्स्ट के अंदर ही है, और अगर हम इसको इन मार्जिन करते हैं तो वो मार्जिन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। और अब ये मैक्सिमम कितने लाइन तक जाएगा उसके लिए हम उपयोग करते हैं ड्रॉप कैप ऑप्शन। अब आपको यहाँ देखिए 3 ऑप्शन वो हमने पढ़ लिए, कौन से फॉन्ट में देना वो आपको यहाँ दिख रहा है, और लाइन कितनी देना है जब आप यहाँ बढ़ाओगे तो देखिए बढ़ा कर देखते हैं। देखिए यहाँ मैक्सिमम 10 तक जा रही है, उसके आगे नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 10 तक। ओके करके देखो, ये 10 लाइन को आपस में घेर रहा है। ठीक है, और अगर हम इसको ड्रॉप करते हैं तो अंदर चला जाएगा, और अगर हम कम करते हैं तो कम करके देख लीजिए। एक स्टैंडर्ड जो होता है 3 लाइन हम दे सकते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट से दूरी कितनी रखना है, वो 0 इंच हमने रख दी है, हमको दूरी नहीं रखना। देखिए यहाँ पे आपको जब वीडियो में भी बड़ा हो गया तो हम इस प्रकार से उसको देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई ड्रॉप कैप की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ड्रॉप कैप क्या है, कितनी लाइनें वो घेर सकता है। चलिए यहाँ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कार्ड जो है दूसरी यानी सेकंड जनरेशन का मल्टीमीडिया कार्ड, मल्टीमीडिया कार्ड मतलब एक मेमोरी कार्ड होता है, जो कि यहाँ पे आंसर है एक सिक्योर डिजिटल कार्ड हम इसको बोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जो है मेमोरी कार्ड या मल्टीमीडिया कार्ड के बारे में विस्तार से यहाँ जान लेते हैं। तो एक मेमोरी कार्ड एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है, जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। सेकेंडरी का मतलब होता है एक प्राइमरी होती है जो कि रैम कहलाती है, और यहाँ पे परमानेंट डेटा स्टोर होता है मेमोरी कार्ड में, इसलिए इसको सेकेंडरी स्टोरेज बोला जाता है। ठीक है, इसमें मीडिया डेटा फाइल्स यानी कि मल्टीमीडिया एक प्रकार से हम टेक्स्ट भी रख सकते हैं, ग्राफिक्स भी रख सकते हैं, पिक्चर भी रख सकते हैं, एनिमेशन वीडियो सभी चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं, इसलिए इसको मल्टीमीडिया कार्ड भी बोला जाता है। ये परमानेंट यानी कि नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थायी रूप से हमको स्टोरेज प्रदान करता है। डेटा और फाइल को स्टोर करने के लिए किसी अटैच डिवाइस में एक प्रकार से इसको लगाया जाता है। जैसे मेमोरी कार्ड मेमोरी कार्ड होता है, ये जो होता है कार्ड रीडर जिसे हम बोलते हैं। मेमोरी कार्ड को कहाँ लगाया जाता है, कार्ड रीडर में लगाया जाता है, और उसके बाद उसको जो है क्या किया जाता है, कंप्यूटर में फंसा के या मोबाइल में OTG के द्वारा हम उसको रीड कर सकते हैं, या फिर मोबाइल में अटैच करने के लिए सेपरेट होता है। ठीक है, इन कार्ड का इस्तेमाल आमतौर पर ज़्यादातर यहाँ पोर्टेबल डिवाइस जैसे कि कैमरा है, फ़ोन्स है, इन सभी में उपयोग किया जाता है। कार्ड को फ्लैश कार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये पेन ड्राइव जैसे ही काम करता है। इसके अलावा कुछ इसके प्रकार होते हैं, जैसे कि HD मेमोरी कार्ड होते हैं, सिक्योर डिजिटल जिसे हम बोलते हैं। देखिए इसका जो शॉर्ट फॉर्म है HD है, और फुल फॉर्म है आप देख सकते हैं सिक्योर डिजिटल कार्ड। ये सबसे बेसिक फॉर्मेट होता है। SD कार्ड में
हम देख सकते हैं सबसे बेसिक फॉर्मेट होता है। इस स्टैंडर्ड एसडी कार्ड की डायमेंशन यहाँ पे 32 mm से 24 mm, यानी कि यहाँ पे 2.1 mm के साथ में यहाँ देखने को मिलती है। साथ ही स्टोरेज कैपेसिटी इसकी 4 GB तक होती है। उसकी परफॉर्मेंस लेवल उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि अन्य एसडी मतलब कार्ड की होती है। जैसे अगला जो है SDHC कार्ड, हाई कैपेसिटी हम बोल सकते हैं, यानी कि सिक्योर डिजिटल तो है पर हाई कैपेसिटी इसके साथ जुड़ गया और इसे हम देख सकते हैं HD वीडियो और हाई रेजोल्यूशन इमेज रिकॉर्डिंग की डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी, तब इसको लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था और HD इनेबल डिवाइस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगला है SDXC मेमोरी कार्ड, तो इसको बोला जाता है सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी मेमोरी कार्ड। SDXC कार्ड एक हायर कैपेसिटी वर्जन होता है। SDHC जो कार्ड है हम देख सकते हैं इसका हाई कैपेसिटी वाला वर्जन होता है, एक्सटेंडेड वर्जन। और यहाँ जो होती है कैपेसिटी की अगर बात करें तो यहाँ 64 GB से इसको स्टार्ट किया जाता है और मैक्सिमम जो रहता है 2 TB तक इसकी स्टोरेज देखने को मिलती है। इसके अलावा माइक्रो SD मेमोरी कार्ड की अगर बात करें तो माइक्रो मतलब नाम से स्पष्ट है छोटा, यानी कि सबसे बेसिक। तो ये देख सकते हैं हम पोर्टेबल इक्विपमेंट जैसे कि मोबाइल फ़ोन में इसको स्टोरेज देखने को मिलती है। माइक्रो SDHC की अगर बात करें तो ये जो है न्यू वर्जन है माइक्रो SD का और सन 2007 में इसको पहली बार लॉन्च किया गया था। 32 GB की डेटा स्टोरेज स्टोर मतलब कराने के लिए यहाँ पर रहता है और ट्रांसफ़र रेट 10 MB पर सेकंड की उसमें देखने को मिलता है। माइक्रो SDHC जो है कार्ड बैकवर्ड कंपेटेबल नहीं होता, इसका मतलब है कि ओल्डर माइक्रो जो HD है डिवाइस में कंपेटेबल ये नहीं होता है, ठीक है। न्यू में बस यहाँ पे चलने को देखने को मिलता है। माइक्रो SDXC की अगर बात करें तो ये माइक्रो HDXC कार्ड की भी एक जो होता है 32 GB से 2 TB के अंदर इसमें स्टोरेज देखने को मिलती है। डेटा ट्रांसफ़र स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। इसके अलावा माइक्रो SD और माइक्रो SDHC की तुलना में ये जो है काफ़ी तेज़ होता है। केवल उन्हीं डिवाइस के साथ में कंपेटेबल होता है जिनमें एक माइक्रो SDXC कंपेटेबल स्लॉट उपलब्ध होता है। तो ये तो बात हो गई मेमोरी कार्ड की। मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड या फ्लैश मेमोरी कार्ड इनको बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी इनसे क्वेश्चन बने तो आपको ध्यान रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ निबल। निबल का मतलब होता है एक मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है। सबसे छोटी तो होती है 01 जिसे हम बिट बोलते हैं और 01 को मिलाकर 4 कर दिया जाए तो वो होती है निबल, यानी कि 4 बिट का कलेक्शन क्या हो जाएगी निबल। 8 बिट का कलेक्शन बाइट हो जाती है और 16 बिट का कलेक्शन 4 टाइम निबल या 2 टाइम बिट्स बोल सकते हैं या 4 टाइम बाइट्स या फिर 8 टाइम हम बिट्स बोल सकते हैं। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं, देखिए बिट मतलब होता है बाइनरी डिजिट 0 या 1। 4 बिट का कलेक्शन एक निबल होती है, 8 बिट का कलेक्शन एक बाइट होती है, 1024 बाइट मिल जाते एक KB बनती है, 1024 KB मिल जाते एक MB बनती है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट जो है जियो बाइट है, यानी कि 1024 ब्रोंटो बाइट मिलकर एक जियो बाइट बनाते हैं। नेक्स्ट है देखिए एक ब्लैंक हम देख सकते हैं यहाँ पे शब्द का प्रयोग ऐसी संग्रहण प्रणाली का करने के लिए यहाँ पे देखने मतलब ऐसी संग्रहण प्रणाली का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे फ्लैश आधारित सॉलिड स्टेट डिस्क, हार्ड डिस्क, ड्राइव इसके मिश्रण के साथ में, मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क और जो भी मतलब रैम होती है इन सभी का एक मिश्रण देखने को मिलता है ताकि इसको जो है एक प्रकार से उपयोग करने में काफ़ी उच्च क्षमता हमको दे सकें। तो अगर नॉर्मली बात करें रैम, तो रैम अगर अलग से यूज़ करते हैं तो अस्थायी मेमोरी काफ़ी तेज़ चलती है परंतु सिर्फ मेमोरी में डेटा को लोड करने का काम करती है। SSD की अगर बात करें तो ये स्टोरेज कम स्टोर मतलब कराती है और काफ़ी तेज़ प्रोसेसिंग होती है हार्ड डिस्क की अपेक्षा। और हार्ड डिस्क ज़्यादा स्टोरेज कराती है कम पैसे में परंतु इसकी स्पीड स्लो रहती है। अगर हम तीनों को एक साथ मिला दें तो क्या होगा, एक से ज़्यादा गुण वाले, यानी कि उसमें SSD का गुण भी रहेगा, उसमें रैम का गुण भी और उसमें हार्ड डिस्क का भी, स्टोरेज भी मिल जाएगी, स्पीड भी मिल जाएगी किसकी स्टोरेज की, और यहाँ पे हमको मेमोरी में लोड कराने की स्पीड भी काफ़ी तेज़ हो जाएगी। तो सबका कॉम्बो बोल दिया जाए तो हाइब्रिड, यानी कि यहाँ पे हाइब्रिड स्टोरेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में हम देख भी लेते हैं, जैसे रैम हम यहाँ पे देखें रैम के बारे में लिखा हुआ है, हार्ड डिस्क के बारे में, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। पाई चार्ट में चार्ट के विभिन्न भागों को संदर्भित करने के लिए निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे पाई चार्ट है और पाई चार्ट में एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, ठीक है। अगर पूरा गोल चक्र रहता तो क्या होता है, ट्रैक कहलाता। और ट्रैक के जो विभिन्न ये छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं इनको बोलते हैं सेक्टर्स। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सेक्टर्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल में ग्राफ चार्ट के शीघ्र प्रिंटिंग के लिए कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो प्रिंटर में एक क्वालिटी होती है जिसे ड्राफ्ट क्वालिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट क्वालिटी को हाई क्वालिटी से ड्राफ्ट क्वालिटी में हम कन्वर्ट कर देंगे और उससे क्या होगा, प्रिंट जल्दी जल्दी प्रिंट होगा, स्याही कम लगेगी, ठीक है, स्पीड भी बढ़ जाएगी।
इसके अलावा किसी MS एक्सेल ऑब्जेक्ट से जानकारी MS वर्ड में अगर लाते हैं तो जानकारी क्या होती है, तो जानकारी जब हम MS एक्सेल में चेंज करते हैं तो वही की वही रहती है। मतलब अगर एक्सेल में चेंज किया जाएगा, संशोधित किया जाएगा, तो वैसा ही वो बना रहता है। किसके अनुसार, जैसे मान लीजिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे वर्ड में चलते हैं और वर्ड में चले हम, और हम यहाँ पे एक्सेल का ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं। कहाँ से करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाके आप देखिए टेक्स्ट वाले ग्रुप में ऑब्जेक्ट में जाएंगे, और ऑब्जेक्ट में जाके हम एक्सेल की वर्कबुक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं, ये देखिए एक्सेल की वर्कबुक सेलेक्ट करें, और यहाँ पे मैं देख सकते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ से हम कुछ चीज़ें इसमें ला लेते हैं, ठीक है। जैसे टाइप कर लेते हैं, ये देखिए, और अगर हम बाहर क्लिक करते हैं तो वो जैसे कि वैसे ही बन जा रही है, ठीक है। मतलब जैसा है वो वैसा ही बना रहता है, ठीक है। यदि कोई किसी अन्य खाते, यानी कि जैसे यूज़र अकाउंट होते हैं या फिर किसी का अकाउंट होता है, फेसबुक अकाउंट या किसी और चीज़ की बात कर लेते हैं, तो किसी अन्य के खाते का प्रयोग करके अथवा किसी अन्य विधि से प्रोग्राम या फिर सर्वर या फिर जो सर्विस है उस तक पहुंच करता है, मतलब बिना परमिशन के। और जब बिना परमिशन की बात आ जाती है तो क्या हो जाता है, अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड मतलब बिना परमिशन के उसके अकाउंट को ये छेड़छाड़ करना या उसकी जानकारी को एक्सेस करना। तो अनऑथराइज्ड का मतलब होता है यहाँ पे अनाधिकृत पहुंच, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनाधिकृत, यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस इसको बोला जाता है। इसके अलावा फाइल एक्सटेंशन का उपयोग, फाइल एक्सटेंशन मतलब जो होता है, हमने इसके पहले भी पढ़ा है। फाइल एक्सटेंशन मतलब होता है कंप्यूटर में फाइल की आइडेंटिटी, मतलब फाइल में जो फाइल है कंप्यूटर में अपनी पहचान कैसे बनाएगी। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं MS वर्ड में हमने कोई चीज़ें बनाए हैं तो .docx हम लगा देंगे। MS एक्सेल में हमने कोई चीज़ बनाया है तो .xlsx लगा देंगे, या फिर पावर पॉइंट में कोई चीज़ बना है तो .pptx लगा देंगे। तो ये क्या है, ये पहचान है। यानी कि इस प्रकार से अगर इसका फाइल का एक्सटेंशन आता है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये MS एक्सेल की फाइल है। इस प्रकार हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो फाइल है, फाइल का एक्सटेंशन किसके लिए उपयोग होता है, आइडेंटिटी, यानी कि पहचान के लिए उपयोग होता है। तो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी द फाइल के टाइप, यानी कि फाइल के टाइप को पहचानने के लिए जो फाइल का एक्सटेंशन है वो कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के फाइल एक्सटेंशन होते हैं जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ इसके पहले, और आगे और डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में हम इसको देख लेंगे। इसके अलावा आप जो है प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको फाइल एक्सटेंशन वाला कंप्लीट वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इंकजेट प्रिंटर में, प्रिंटर जो कचरा यानी कि जिसे गार्बेज बोलते हैं, तो इसकी समस्या जो है इनमें से कौन सी हो सकती है। तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर है प्रिंटर ड्राइव का गलत तरीके से इंस्टॉलेशन ही यहाँ पे जो गार्बेज है, गार्बेज प्रॉब्लम की समस्या क्रिएट करता है। नेक्स्ट है 3D प्रिंटर सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम लिखा है, तो इसका तो राइट आंसर चार्ल्स हल है, परंतु यहाँ बिल गेट्स के द्वारा क्या बनाया गया, बिल गेट्स के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई गई, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या फिर बहुत सारी चीज़ आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। चार्ल्स बेबेज के द्वारा क्या बनाया गया, ये कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर। इनके द्वारा बनाया गया था एनालिटिकल इंजन, जो डिफरेंस इंजन था, एनालिटिकल इंजन था, जिसमें प्रोग्रामिंग लेडी एडा अगस्टा के द्वारा की गई थी। तो उनके द्वारा बनाया गया था ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा। और स्टीव जॉब्स जो है एप्पल जो है एप्पल के एप्पल इनकॉर्पोरेशन के यहाँ पे फाउंडर और मतलब को फाउंडर, और यहाँ पे अभी देखने को मिलेगा ये वर्तमान में। नेक्स्ट देखें यहाँ पे, तो मैक में फंक्शन की मतलब होता है, जैसे हम अगर बात करें विंडोज़ में फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होती है, जो किसी पर्टिकुलर कार्य को यहाँ पे असाइन की जाती है, पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए यहाँ पे निर्धारित की जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं मैक की बात करें, मैक मतलब एप्पल की, ठीक है। इसमें फंक्शन की का जो उपयोग है बिना शायद डिफ़ॉल्ट रूप से काम नहीं कर सकती, यानी कि कोई एक की होती है जिसके सहारे से ही काम करती है, तो ये जो होती है फंक्शन की होती है। तो हम देखते हैं, देखिए जो मैक है, मैक का जो कीबोर्ड है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो फंक्शन की आपको यहाँ पे भी कितनी देखने को मिलेगी, F1 से लेकर F12 तक देखने को मिलेगी, जो पर्टिकुलर की के साथ में कॉम्बिनेशन जमाए हुए हैं। जैसे F1 में आपको एक की और मिलेगी, ब्राइटनेस वाली, कम करने वाली और ब्राइटनेस बढ़ाने वाली, परंतु F1 अपने आप में भी कुछ काम करेगा, जैसे हेल्प का काम करेगा। जैसे यहाँ देखिए आपको F12 तक काम करने को मिलेगी, तो F12 अपने आप में एक काम करेगा और वहाँ पर साउंड भी बढ़ेगा। तो जब हम फंक्शन की का उपयोग करते हैं, फंक्शन की नीचे दिख रही, तो फंक्शन की के साथ में जो फंक्शन की है वो काम करती हैं यहाँ F1 से लेकर F12, और बिना फंक्शन की के जो अदर काम है जैसे ब्राइटनेस है, साउंड है, या फिर स्पीच है, म्यूट है, प्ले पॉज है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम करेगी। तो राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। और शिफ्ट की तो जो होती कॉम्बिनेशन की होती है, कॉम्बिनेशन मतलब एक प्रकार से देखें
तो मॉडिफायर इसको बोलते हैं। जैसे ए हमने बनाए हैं और ए हमको कैपिटल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ए को स्मॉल बनाने के लिए शिफ्ट की का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा कंट्रोल की शॉर्टकट के लिए उपयोग होती है, और एंटर की किसी काम को ओके करने के लिए, यानी कि लाइन को ब्रेक करने के लिए और किसी काम को ओके करने के लिए इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है, यदि हम टेबलाइज्ड पेज आकार की जो चौड़ाई और ऊंचाई का परस्पर विनिमय यानी कि इंटरचेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको दिख रहा पेज, ठीक है, अभी दिख रहा पोर्ट्रेट फॉर्म में, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए जो पेज है, या फिर इसको हम इस प्रकार से बना लेते, एक दिख रहा है आपको लैंडस्केप में और एक दिख रहा है पोर्ट्रेट में। तो जो टेबलाइज्ड है उसकी जो हाइट और विड्थ होती है वो होती है, देखिए 11, और यहाँ पे अगर देखें ये इस प्रकार से चौड़ाई इसकी 17 होती है और ये 11 होती है। और अगर इसको सेम टू सेम पलटा दें तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 17, और चौड़ाई इसकी 11 हो जाएगी। तो जब ये इस फॉर्म में होता है तो समझ लीजिए टेबलाइज्ड फॉर्म है। और यदि जो इसको रोटेट कर दिया जाए, मतलब इस प्रकार से इसको पोर्ट्रेट कर दिया जाए, तो हाइट और विड्थ एक्सचेंज हो गई, तो ये क्या बन जाता है, ये लेज़र बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर भी क्या होगा, लेज़र होगा। A4 आपको पता है 8 12 होती है, ठीक है, 8 मतलब 8 विड्थ होती है। और यहाँ पे अगर देखें, सॉरी, यहाँ पे आपको ये कुछ भी हो सकता है। टेबलाइज्ड में अगर ये वाला फॉर्म मिल रहा है तो पलटा देंगे तो लेज़र मिल जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। पोर्ट्रेट लैंडस्केप आप करके देख लीजिए इसको, ठीक है। आप कंप्यूटर में भी जाएंगे तो आप देखें यहाँ मैं दिखाता हूँ। जैसे हम MS वर्ड में चलते हैं, वर्ड में चलते हैं हम, और वर्ड में चलने के बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे लेआउट के अंतर्गत पेज साइज मिलेगा, ठीक है। ये देखिए पेज पेपर के अंतर्गत गए और यहाँ जाकर देखोगे तो लेज़र मिलेगा, ठीक है। अब इसमें साइज़ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये इसमें कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ये जो है पेज मेकर में भी आप जाकर देखोगे तो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा पेज साइज़ नहीं दी है, तो ये दोनों आपको एक दूसरे के विपरीत देखने को मिलते हैं, टेबलाइज्ड या लेज़र, ठीक है। यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिंग, मतलब कहीं भी अगर स्पेसिंग की बात करें कितने प्रकार के होते हैं। देखिए लाइन स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, ये बस नहीं होती है, तो होती है परंतु इतनी बस नहीं होती। वर्ड और सेंटेंस स्पेसिंग ये भी नहीं होती, वर्ड और लेटर स्पेसिंग ये भी नहीं होती। परंतु देखिए लाइन स्पेसिंग भी आपको देखने मिलेगी, लेटर स्पेसिंग भी देखने मिलेगी, वर्ड की स्पेसिंग और सेंटेंस स्पेसिंग, ठीक है। तो लाइन मतलब होता है एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच की दूरी। लेटर का मतलब होता है जैसे हमने ये लेटर ही लिखे, ठीक है, तो ये जो है L और E के बीच की दूरी को लेटर स्पेसिंग कहा जाता है। और वर्ड स्पेसिंग मतलब जैसे हमने ये लेटर स्पेसिंग लिखे, तो ये स्पेसिंग और लेटर के बीच की दूरी। और यहाँ पर सेंटेंस की अगर बात करें, एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच की दूरी को यहाँ पर स्पेसिंग बोला जाता है। तो इतने प्रकार की स्पेसिंग आपको देखने को मिलती है। सर्विसिंग के दौरान लेज़र प्रिंटर के किस हिस्से को गर्म होने के कारण छूने के लिए मना किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे पार्ट्स दिखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो पेपर ट्रे दिख रहा है, जहाँ पे आपको पेपर दिखते होंगे बहुत सारे A4 शीट, ठीक है। जब पेपर यहाँ रोलर के द्वारा यहाँ पे ले जाया जाता है अंदर, तो यहाँ देखिए आपको एक दिख रहा है लेज़र यूनिट, लेज़र के द्वारा यहाँ पे लेज़र डाला जाता है और ये टोनर जो पिघल कर कागज़ पर आ जाता है, ठीक है। और आगे चलकर देखें तो आपको फ्यूज़र देखने को मिलता है। फ्यूज़र के द्वारा यहाँ पे पेपर को आगे बढ़ाकर और ये जो है एग्जिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे फ्यूज़र एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत गर्म होता है, ठीक है, और उसको छूने के लिए मना किया जाता है। तो राइट आंसर भी हमारे यहाँ पे फ्यूज़र ही होगा लेज़र प्रिंटर के अंतर्गत, ठीक है। जो ये स्ट्रक्चर है, और लेज़र प्रिंटर क्या है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। और एक इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो कि डॉट मैट्रिक्स होते हैं, लाइन प्रिंटर होते हैं, ड्रम प्रिंटर, डेजिबल ये होते हैं। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो क्या होते हैं, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर इनको हम बोलते हैं, फोटो प्रिंटर, ये सारे प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट की श्रेणी में आते हैं। विच टाइप ऑफ नेटवर्क गिव्स हाईएस्ट रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेसी हम इसको बोल सकते हैं। तो जैसे नेटवर्क की अगर बात करें तो देखिए नेटवर्क मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, उनको नेटवर्क बोलते हैं। और ये जो है उसको उसके स्ट्रक्चर से बना हुआ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, जो टोपोलॉजी हम बोलते हैं नेटवर्क के, जो भी जाल बनता है उसको। तो यहाँ फुल्ली कनेक्टेड मेश आपको दिख रहा है। तो देखिए यहाँ रिडंडेंसी कैसे हो रही है, जैसे एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्ट है तो सिंपल सी बात है ये डाटा ट्रांसफर कर सकता है, परंतु इससे कठिनाई क्या हो रही थी कि अगर खराब हो जाए तो यहाँ से गड़बड़ी हो रही थी, डाटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा। तो ये जो कंप्यूटर सीधे इससे भी कनेक्ट हो गया, अब ये भी खराब हो जाए सीधे इससे भी कनेक्ट हो गया, अब ये भी खराब हो जाए इससे भी कनेक्ट हो गया और इससे ऑलरेडी कनेक्ट है। तो यहाँ क्या हो रहा है देखिए,
एक ही कंप्यूटर से बार बार कनेक्ट हो रहा है दूसरे, तो ये क्या हो रहा है, रिडंडेंसी हो रही है। यानी कि यहाँ है सबसे ज़्यादा रिडंडेंसी फुल मेश, बस मेश एक प्रकार से टोपोलॉजी इसको बोला जाता है। तो फुल्ली कनेक्टेड मेश में आपको नेटवर्क की हाईएस्ट जो रिडंडेंसी वो देखने को मिलती है। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जानते हैं, देखिए कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब किसी पर्टिकुलर उद्देश्य यानी कि डाटा ट्रांसफर करने के लिए आपस में किसी माध्यम से जोड़ते हैं, ठीक है, या तो वायर वाला हो सकता है या वायरलेस वाला हो सकता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। तो नेटवर्क देख सकते हैं हम, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम की सहायता से परस्पर जुड़ते हैं उसे नेटवर्क कहते हैं। और नेटवर्क के अंतर्गत हम देखें तो ये एक प्रकार से जाल बनता है नेटवर्क में, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में मिलकर। और कंप्यूटर नेटवर्क सुचारू रूप से काम कर सके इसके लिए कुछ नियम कानून होते हैं, और इन नियम कानून को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल बोला जाता है। और प्रोटोकॉल को हम विस्तार से बाद में देखेंगे। प्रोटोकॉल जैसे कि TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल हम देख सकते हैं। इनको क्या बोला जाता है, कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है, यानी कि बेसिक रूप से आधारभूत। इसके अलावा जो नेटवर्क है दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और एक होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो क्लाइंट और सर्वर का मतलब होता है जैसे एक हो गया कंप्यूटर ये वाला और एक हो गया ये वाला, ठीक है। जब यहाँ पे कोई डाटाबेस रखा है और इस डाटाबेस की रिक्वेस्ट किसके द्वारा की जा रही है, इस कंप्यूटर के द्वारा, तो जिसके द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही है उसके हम बोलेंगे क्लाइंट, और जिसके द्वारा रिक्वेस्ट को पूरा किया जाएगा उसको बोलेंगे सर्वर। और इससे मिलकर क्या बनता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बनता है। इसी प्रकार के नेटवर्क को क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बोला जाता है। और पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब होता है एक कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा है और दूसरा भी इंटरनेट से जुड़ा है। जब आपस में एक दूसरे से डाटा शेयर कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, ना तो कोई सर्वर है ना तो कोई क्लाइंट है, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलेंगे। आगे चलते हैं, नेटवर्क के प्रकार हम देखें और अलग जो उसकी मतलब एक प्रकार से साइज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो नेटवर्क के तीन प्रकार देखने को मिलते हैं। एक तो लैन देखने को मिलता है, लोकल एरिया नेटवर्क, एक मिलता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक मिलता है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर बिल्डिंग, कोई कॉलेज हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, उसके अंतर्गत जो भी कंप्यूटर है 10, 20, 50, 100 वो आपस में अगर कनेक्ट है किसी पर्टिकुलर माध्यम से यानी कि वायर से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये इनकी जो होती है एक प्रकार से साइज कम होता है, इनको हम इस प्रकार से लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और अगर बात करें हम पूरे शहर की, पूरे शहर में अगर कोई नेटवर्क है, जैसे एक कंपनी है मेन सेंटर पे और शहर के आसपास उसकी ब्रांच है, सब आपस में कनेक्ट है किसी नेटवर्क से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलेंगे। और एक होता है वैन, यानी कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे लैन और बहुत सारे मैन उसके अंतर्गत अगर है जुड़े हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उसे हम बोलेंगे वैन। जैसे इसका उदाहरण हम ले सकते हैं इंटरनेट, तो इंटरनेट इसका जो है वैन का सबसे अच्छा उदाहरण है वाइड एरिया नेटवर्क का। तो ये तो होगा हमारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेसिक रूप से। अब बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। जब हम बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के पश्चात उनमें अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं, तो उन्हीं स्ट्रक्चर या उन्हीं डिज़ाइन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे टोपोलॉजी बोल सकते हैं। तो टोपोलॉजी यहाँ अलग अलग प्रकार की हो सकती है। देखिए, रिंग टोपोलॉजी हो सकती है, मेश टोपोलॉजी हो सकती है, स्टार टोपोलॉजी, फुल्ली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी हो सकती है, लाइन टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। तो चलिए एक एक करके यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी का मतलब होता है जब एक कंप्यूटर एक से अधिक कंप्यूटर में आपस में कनेक्ट होता है, ताकि नेटवर्क फेल होने की, कंप्यूटर खराब होने पर भी नेटवर्क बाधित ना हो, तो इसलिए यहाँ पे मेश टोपोलॉजी हमको देखने को मिलती है। ये काफ़ी अच्छी होती है परंतु इसमें खर्चा ज़्यादा होता है, ठीक है, और रिडंडेंसी भी देखने को ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा बस टोपोलॉजी की बात करें तो ये जो देखिए यहाँ पे बैकबोन बेस जो है मेन बैकबोन से यहाँ पे जुड़ी होती है बस टोपोलॉजी की सारे कंप्यूटर, इसको बैकबोन बोला जाता है। जब ये बैकबोन खराब हो जाता है पूरा नेटवर्क बाधित हो सकता है, परंतु कम खर्चे में ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, इसलिए इसको यहाँ पे बस टोपोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। ये पर्टिकुलर डिवाइस यानी कि हब जिसे बोलते हैं या स्विच बोलते हैं, इसके माध्यम से सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, यानी कि वो क्या बन गई कि स्टार का फॉर्म ले ली, इसलिए इसे स्टार टोपोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा रिंग टोपोलॉजी, ये मेश टोपोलॉजी जैसे है परंतु यहाँ बीच में कोई भी सिस्टम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, ये सब एक रिंग का फॉर्मेट बना रहा है, यानी कि ये कंप्यूटर से डाटा जाएगा तो इसमें जाएगा, इससे होकर इसमें जाएगा, इससे होकर इसमें जाएगा और यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, ठीक है। और अगर कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क बाधित हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे रिंग टोपोलॉजी। एक क्लॉक वाइज यहाँ पे क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है डेटा की, ठीक, डेटा फ्लो होता है।
इसके अलावा ट्री टोपोलॉजी, तो ये ट्री का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे एक बैकबोन से आप देख सकते हैं, बैकबोन से क्या जुड़े हैं, सारे स्विच जुड़े हैं यहाँ पे, ये देखिए स्विच जुड़े हैं और स्विच से अन्य कंप्यूटर जुड़े हैं, यानी कि स्टार टोपोलॉजी का अपग्रेडेड रूप ट्री टोपोलॉजी यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, और मान लीजिए एक बैकबोन खराब हो जाती है तो क्या हो जाएगा, पूरे नेटवर्क बाधित, या इसके अलावा एक स्विच खराब हो जाती है, ये कंप्यूटर तो डिस्कनेक्ट हो गए, तो ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी में आपको देखने को मिले मल्टीपल टोपोलॉजी के गुण देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे आपको स्टार टोपोलॉजी भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको वश टोपोलॉजी भी देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको रिंग टोपोलॉजी। इन सभी टोपोलॉजी यानी कि एक से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर जो टोपोलॉजी बनाई जाती है उसे बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये तो बात हुई हमारी टोपोलॉजी की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम में डेटा सारांशकरण यानी कि डेटा संक्षिप्तीकरण या जो समराइज करते हैं हम, उसके लिए उपयोग की जाने वाली जो पिवट टेबल है उसका डेवलपर कौन है। तो हमने पिवट टेबल के बारे में पढ़े थे, और पिवट टेबल हमने किस में पढ़े थे, पिवट टेबल हमने पढ़े थे MS एक्सेल में। तो MS एक्सेल किसके द्वारा बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, तो वही आंसर यहाँ पे होगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, मैकिंटोश तो आप देख सकते हैं, मैक यानी कि एप्पल के कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है वो यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, और यह माइक्रोमैक्स तो ये मोबाइल का है, लोटस ये भी एक प्रकार से हम देख सकते हैं, उसमें जो है लाइनेक्स में चलता है ये। ठीक है, अगला है हानि रहित संपीड़न यानी कि एक प्रकार से लॉसलेस कंप्रेशन की अगर बात करें तो ये खालिस्तान संपीड़न तकनीक है यानी कि कंप्रेशन टेक्निक है। तो ये रिवर्सेबल है, प्रतिवर्ती जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए ये जो है एक प्रकार से जो मूल कॉपी है, मूल कॉपी को फिर से निर्मित करती है, एक प्रकार से पुनर्निर्मित करने का काम करती है, और ये रिवर्सेबल टेक्निक हम इसको बोलते हैं। ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट करती है फिर से। आंतरिक नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में सुरक्षित पहुंच कौन प्रदान करता है। तो यहाँ देखिए आंतरिक नेटवर्क मतलब एक प्रकार से एक वेबसाइट वाला जहाँ सर्वर रखा है वो एक प्रकार से बोले, एक इंटरनेट बोले, और हमारा जो क्लाइंट है, इन सब के बीच में आपस में कनेक्टिविटी कौन करता है, तो ये करता है प्रॉक्सी नेटवर्क। तो हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए हाँ, हम किसी कंप्यूटर से सीधे किसी कंप्यूटर को सीधे एक्सेस नहीं कर पाते, और उसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉक्सी नेटवर्क यानी प्रॉक्सी सर्वर की सहायता से, जैसे इंटरनेट में कोई वेबसाइट है तो इंटरनेट से वेबसाइट जुड़ी है और यहाँ से प्रॉक्सी सर्वर हमने बीच में रख ली और क्लाइंट यहाँ पे है। तो जब प्रॉक्सी सर्वर बीच में आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर किसी वेबसाइट को हम सीधे एक्सेस नहीं कर पाते, प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से इसको एक्सेस कर पाते हैं। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो हम जान लेते हैं यहाँ पे इसके बारे में। तो चलिए प्रॉक्सी सर्वर के बारे में विस्तार से जानते हैं। यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर होता क्या है। तो प्रॉक्सी सर्वर को आप सिंपल बोल सकते हैं मीडिएटर, यानी कि इंटरमीडिएटरी काम करता है, यानी कि क्लाइंट जब या जैसे हम किसी चीज़ को डायरेक्टली नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं, किसी के सहारे से हम करते हैं। तो किसी के सहारे से कर रहे हैं मतलब किसके सहारे से, प्रॉक्सी सर्वर। तो ये एक प्रकार से इसकी तरफ से ये काम कर रहा है, क्लाइंट की तरफ से। तो क्लाइंट की तरफ से काम कर रहा है, कुछ तो कुछ फायदा होगा। तो क्लाइंट की जो आईपी एड्रेस है उसको छुपाता है, अनऑथोराइज एक्सेस है, सारी चीज़ से इसको बचाता है। खतरा एक और हो सकता है कि प्रॉक्सी सर्वर जब हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से डाटा इसका चोरी भी होने का खतरा है, क्योंकि बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है। और इंटरनेट में हम डायरेक्ट दिख नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ बीच में कौन है, प्रॉक्सी सर्वर है। तो प्रॉक्सी सर्वर आप समझ गए इंटरमीडिएट, यानी कि एक प्रकार से मीडिएटर का काम करता है। जब आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो कहाँ से जाती है, रिक्वेस्ट जाती है प्रॉक्सी सर्वर से, और प्रॉक्सी सर्वर से होती है वो कहाँ जाती है, वेबसाइट तक। ठीक है, अब वहाँ से वेबसाइट जो ढूंढे आपने वो मिल रही है नहीं मिल रही तो वो रिस्पॉन्स करता है प्रॉक्सी सर्वर को, और प्रॉक्सी सर्वर आपको वापस रिटर्न करता है, ठीक है, आपके कंप्यूटर तक। इसके अलावा प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो यूज़र और इंटरनेट के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे कि हमने अभी देखे, यूज़र को इंटरनेट की दुनिया के बीच में जोड़ता है। ठीक है, प्रॉक्सी का मतलब है किसी दूसरे के द्वारा, मतलब दूसरे को प्रस्तुत करना, एजेंट के लिए, मतलब एक प्रकार से हम खुद को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई और प्रस्तुत हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रॉक्सी किसी दूसरे की तरफ से यहाँ पे कार्य करना। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट की तरफ से इंटरनेट पर रिक्वेस्ट भेजता है और इंटरनेट से प्राप्त जो जानकारी है वो क्लाइंट को भेजता है। प्रॉक्सी का उपयोग ज़्यादातर सिक्योरिटी रीजन जैसे कि आईपी एड्रेस को हाइड करने के लिए किया जाता है। ब्लॉक्ड वेबसाइट है उसको एक्सेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही इसके बहुत सारे उपयोग है, फायदे हम देख सकते हैं, जैसे इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा प्रॉक्सी सर्वर लगा है तो नेटवर्क परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। प्रॉक्सी सर्वर किसी वेबसाइट या फिर कोई फाइल है को अपने कैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है। कैश मेमोरी मतलब एक फास्ट मेमोरी होती है जो कि टेम्परेरी मेमोरी होती है, रैम से भी फास्ट होती है। ठीक है, और इससे जब आप उस वेबसाइट को देखना चाहे तो सीधे प्रॉक्सी सर्वर के जो लोकल स्टोरेज है उस तक पहुंच सकते हैं और देख सकते हैं।
ठीक है। सर्वर रिक्वेस्ट मतलब वेबसाइट के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, और इससे समय और बैंडविड्थ की बचत होती है। इसके अलावा आईपी एड्रेस को छिपाने के लिए हम प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करते हैं। यदि आप किसी वेबसाइट को सीधे अपने कंप्यूटर से एक्सेस करते हैं तो वह सर्वर जहां उस वेबसाइट को होस्ट किया जाता है उस तक आईपी मतलब जो आपका आईपी एड्रेस नहीं पहुंच पाता, यानी कि आईपी एड्रेस आपका नहीं दिखेगा। तो सिंपल सी बात है, और जिससे आपके लोकेशन के अलावा आपके बारे में कुछ अन्य पर्सनल जानकारियाँ जुटाई जा सकती है, सारी चीज़ें उसको पता नहीं चलेगी, यानी कि आईपी एड्रेस को छुपा सकते हैं प्रॉक्सी सर्वर की मदद से। इसके अलावा मॉनिटरिंग के लिए अपने ऑफिस में प्रॉक्सी सर्वर लगाकर उसकी मदद से एम्प्लॉय द्वारा जो इंटरनेट उपयोग करके उसकी नज़र रखी जा सकती है, ठीक है। या फिर घर में जो अभिभावक है, पेरेंट्स है, अपने बच्चों के द्वारा कौन कौन सी वेबसाइट विजिट की जा रही है उन पर नज़र रखी जा सकती है, तो इसलिए इसका उपयोग मॉनिटरिंग के लिए भी किया जाता है। ब्लॉक किए गए वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या बैंक में बहुत सारी वेबसाइट का जो है रिस्ट्रिक्शन लगा होता है, तो अगर हम चाहते हैं कि उन वेबसाइट को एक्सेस करें तो हमको प्रॉक्सी सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। सिस्टम की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने सर्वर हैक होने या फिर डेटा लॉस होने का खतरा बना रहता है, इस मामले में प्रॉक्सी हमेशा जो है काफ़ी मदद करता है, ठीक है। इससे फ़ायदेमंद होता है, और अपने प्रॉक्सी सर्वर को कॉन्फ़िगर करके क्लाइंट सर्वर के साथ हो रहे जो कम्युनिकेशन उसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं। एनक्रिप्ट का मतलब होता है कोड में बदलना, ठीक है, और डिक्रिप्ट मतलब होता है उस कोड को प्लेन टेक्स्ट में बदलना, ठीक है। सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है, तो सिस्टम की सुरक्षा भी यहाँ पे देखने को मिलती है। ये तो हुए प्रॉक्सी सर्वर के कुछ फायदे, और हमने प्रॉक्सी सर्वर के बारे में विस्तार से यहाँ पे जाना। इसके अलावा कुछ और चीज़ें वहाँ पे ऑप्शन में दी है, जैसे राउटर क्या होता है। राउटर का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे जो एक ऐसा इंटर नेटवर्क डिवाइस होता है जो कि विभिन्न आर्किटेक्चर जैसे ईथरनेट है, टोकन है, रिंग है, ये सब टोपोलॉजी इनको जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब एक प्रकार से ये भी मीडिएटर का काम करेगा। कौन? जो राउटर है वो टीसीपी आईपी जो स्विच है उसका उपयोग किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। आपने देखा होगा इस प्रकार की डिवाइस स्विच भी जो होता है आपस में मल्टीपल कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, यानी कि लैन को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मल्टीपोर्ट ब्रिज एक प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ईथरनेट हब, ये भी एक प्रकार से स्विच जैसे ही काम करता है, जो क्या करता है मल्टीपल जो केबल इसके अंतर्गत आती है, मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यदि आप 3 पृष्ठ के दस्तावेज की 2 प्रतिलिपियां मुद्रित करते हैं, यानी कि प्रिंट करते हैं, तो उन्हें कॉलेट करने का विकल्प चुनते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो देखिए कॉलेट क्या होता है, तो चलिए मैं इसको विस्तार से बताता हूँ। कॉलेट समझने के लिए हम यहाँ पे कहाँ चलते हैं, वर्ड में। वर्ड हमने खोल ली। यहाँ पे हम विस्तार से यहाँ जानने वाले हैं कॉलेट ऑप्शन होता क्या है। तो कॉलेट के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमारे पास में एक पेज है, एक पेज के बदले में हम कर लेते हैं बहुत सारे पेज। यहाँ पे मतलब एक प्रकार से हम 4-5 पेज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कितने पेज कर लिए, यहाँ स्टेटस बार में अगर देखेंगे हम तो हमारे पास में यहाँ पे 3 पेज दिखेंगे, ठीक है। जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, फाइल में और प्रिंट में, और प्रिंट करते तो यहाँ ध्यान से देखिए तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स है, प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा डायरेक्ट, परंतु उसके पहले सेटिंग करना होता है, कितनी कॉपी निकालना वो भी यहाँ ध्यान देना है। तो हम निकाल लेते हैं 3 कॉपी, ठीक है। 3 कॉपी हमने निकाल लिए, और यहाँ पे हमने प्रिंटर को सिलेक्ट कर लिए, ठीक। उसके अलावा हम यहाँ पे ऑल पेजेस सिलेक्ट कर लेते, ठीक है। कितने कहाँ से कहाँ तक पेज निकालना है ये हमने दे दी, 1 से लेकर 2 या फिर 1 से लेकर 3 हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं, ठीक है। प्रिंट वन साइड होना चाहिए, और उसके बाद हमको दिख रहा है कॉलेटेड। तो कॉलेटेड ऑप्शन अभी सेलेक्ट है, यानी कि यहाँ पे आप ध्यान देना, कॉलेटेड का मतलब होता है जब हम 1 से लेकर 3 की कॉपी निकाल रहे हैं, तो यहाँ देखिए 3 कॉपी निकाल रहे हैं, तो 1 से लेकर 3 की पहले एक कॉपी निकलेगी, फिर 1 से लेकर 3 की दूसरी कॉपी निकलेगी, फिर 1 से लेकर 3 की तीसरी। यदि हम 5 कॉपी देते तो ऐसे ही फॉर्मेट चलते जाएगा, ये सीक्वेंस चलेगा, और उससे क्या होगा, सेट बनकर मिलेगा। यानी कि कॉलेट का मतलब होता है सेट बनकर मिलना। और नीचे एक और ऑप्शन दिया है अनकॉलेटेड। अनकॉलेटेड का मतलब होता है यहाँ सेट नहीं बनेंगे। जैसे 1 से लेकर 3 पेज है तो 1 की पहले 3 कॉपी निकलेगी, अलग हो जाएगी, फिर 2 की पहले 3 कॉपी निकलेगी, फिर अलग हो जाएगी, फिर 3 की 3 कॉपी निकलेगी अलग। इससे क्या होगा, हमको सेट बनाना पड़ेगा। तो कॉलेट और अनकॉलेट में अंतर क्या मिला, कॉलेट का मतलब होता है सेट बनकर मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा पेज ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट निकालना है, लैंडस्केप यानी पेज खड़ा होना चाहिए आड़ा, ये देखा जाता है। पेज का साइज यहाँ पे देखा जाता है, और मार्जिन यहाँ पे देखा जाता है। तो आई होप आपको कॉलेटेड समझ में आया होगा। कॉलेट का मतलब होता है सेट बनाकर निकालना, यानी कि जितने भी पेज आपने दिए हैं, आपने 5 कॉपी भी दी है, तो पहले 5 पेज की एक कॉपी निकलेगी या निकल के अलग सेट बन जाएगा, दूसरा सेट निकलेगा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेगा कोलेटेड। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेड बनकर निकलेगा, तो सेड बनकर यहाँ पे नहीं निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं निकल रहा है, यहाँ पे भी नहीं निकल, तो यहाँ पे कैसे, देखिए 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 3 तक एक सेट निकल जा रहा है और 1 से लेकर 3 तक एक सेट, यानी कि अगर 2 कॉपी दे रहे हैं हम तो ऐसे चलेगा। तो राइट आंसर भी हमारा यही होगा। निम्न विकल्पों में से 64 बिट प्रोसेसर समर्थित ओएस कौन है? तो देखिए जब हम बात करें विंडोज़ 95 की, तो यहाँ तो आपको 32 यानी कि 86 बिट का प्रोसेसर देखने को मिलता था, 98 में भी, 2000 में भी। जब 7 आया तो 7 में आपको 32 भी देखने को मिला, साथ में 64 भी मिला, तो ये चीज़ आपको देखने को मिली, तो आपका राइट आंसर भी यही होगा। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं 32 बिट और 64 बिट जो प्रोसेसर होता है वो क्या होते हैं, किस प्रकार से उनकी जो है देखने को मिलती है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ विस्तार से हम बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले जानते हैं 32 बिट प्रोसेसर। तो यहाँ पे 32 बिट प्रोसेसर कहाँ प्रयोग होता है? तो देखिए जब 1990 की बात करें, 1990 की, तो यहाँ तक वो 32 बिट प्रोसेसर को सभी कंप्यूटर में प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा 32 बिट प्रोसेसर पर कार्य करने वाला कंप्यूटर 32 बिट चौड़ी डाटा यूनिट्स पर कार्य करता था। इसके अलावा विंडोज़ 95, 98, XP, इसके अलावा जो है ये सभी 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो कि 32 बिट वाले प्रोसेसर वाले कंप्यूटर पर आमतौर पर कार्य करते थे। इसके अलावा 32 बिट प्रोसेसर पर कार्य करने वाले जो कंप्यूटर है उस पर 64 बिट वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, ये भी हमको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं 64 की। तो 64 बिट कंप्यूटर की अगर बात करें 1961 से बाजार में आया, जब IBM ने IBM 7030 जो है स्टेज सुपर कंप्यूटर पेश किया था। हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत बाद में शुरू हुआ है, 2000 के आसपास। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ XP का 64 बिट वर्जन जो है पेश किया था, जिसे 64 बिट प्रोसेसर के साथ में इस्तेमाल किया जा सकता था, और विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 ये सभी 64 बिट वर्जन में आते हैं। 64 बिट पर आधारित जो कंप्यूटर है 64 बिट चौड़ी डाटा यूनिट्स पर कार्य करते हैं, और यहाँ पर 64 बिट प्रोसेसर जो है इस पर कार्य करने वाला कंप्यूटर 64 बिट या 32 बिट वर्जन के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके अलावा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ 64 बिट प्रोसेसर ठीक से कार्य नहीं कर सकता। साथ ही दोनों में हम कंपैरिजन देखें तो सबसे पहले बात करें 32 बिट CPU के साथ क्या होगा कंपेटेबल। तो अगर बात करें हम प्रोसेसर रहता है 32 बिट, देखिए यहाँ पे प्रोसेसर 32 बिट रहता है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट रहना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम 32 बिट रहना चाहिए, तो ये सही कॉम्बिनेशन जम रहा, मतलब ये जो है किसी प्रकार की एरर नहीं आएगी। यदि प्रोसेसर 32 बिट रहता है और ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट रहता सही है, परंतु जो प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर 64 बिट नहीं हो सकते। इसके अलावा यदि 32 बिट प्रोसेसर है तो 64 बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता, यहाँ पर गलत माना जाएगा। इसके अलावा 32 बिट ऑपरेटिंग मतलब जो आपका प्रोसेसर है तो 64 बिट ये दोनों भी नहीं हो सकते, मतलब सिंपल सी बात, सब कॉमन होना चाहिए। पर 64 बिट अगर CPU है तो क्या कंपेटेबल होगा, जैसे 64 बिट CPU सब जगह हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट चल जाएगा और एप्लीकेशन प्रोग्राम भी 64 चल जाएगा। पर यहाँ पे देखें तो 64 ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 प्रोसेसर ये भी चल जाएगा, 32 बिट एप्लीकेशन प्रोग्राम ये भी चल जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 32 बिट यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम ये दोनों का मतलब यहाँ पे सही माने जाएंगे और रनिंग मोड में आ जाएंगे। और यदि 64 बिट प्रोसेसर है और 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और 64 बिट हम एप्लीकेशन प्रोग्राम डालें तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये छोटा हो गया। ठीक है, तो या तो 32 यहाँ पे है तो 32 यहाँ भी होना चाहिए, 32 यहाँ नहीं है तो यहाँ पे 64 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। दोनों में अंतर देख लेते। तो 32 बिट और 64 बिट प्रोसेसर में एक बड़ा अंतर है कि ये जो है प्रति सेकंड कितनी तेजी से कितनी गणना कर सकते हैं, इसका टास्क पूरा होने की स्पीड पर फर्क पड़ता है, यानी कि ये स्लो होता है इसकी अपेक्षा 64 की अपेक्षा। इसके अलावा 64 बिट प्रोसेसर होम कंप्यूटिंग के लिए डुअल कोर, क्वाड कोर, 6 कोर और जो 8 कोर वर्जन पर आ सकते हैं। मल्टीपल कोर होने से प्रति सेकंड गणना करने की स्पीड में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। इससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर बढ़ सकती है और कंप्यूटर फास्ट काम कर सकता है। जिन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कार्य करने के लिए एक ही समय में कई गणनाएं करनी पड़ती है तो उनके लिए यहाँ पर 64 बिट ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा 32 बिट जो है 64 बिट प्रोसेसर से दूसरा बड़ा अंतर यहाँ रैम सपोर्ट, यानी कि जो 32 बिट है वो 3 से 4 GB रैम सपोर्ट करते हैं, परंतु 64 बिट की अगर बात करें 4 GB से ऊपर
बहुत मतलब बड़ी आकार, जैसे 16 GB की बात करें तो यहाँ तक जो है सपोर्ट कर सकते हैं। और जो ग्राफिक्स डिज़ाइन है, इंजीनियरिंग है, वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम्स, इन सभी में इनका उपयोग आजकल देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे, विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड्स डबल स्पेस लाइन इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में डबल स्पेस लाइन किससे आती है? तो सबसे पहले हम MS वर्ड खोलते हैं, ठीक है। MS वर्ड हमारा ऑलरेडी यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। हम इसको बंद करते हैं और यहाँ चलते हैं, हमारे पास में बहुत सारा पैराग्राफ दिया है। तो पैराग्राफ में हम इसको बड़ा कर लेते पहले, ठीक है। ये बड़ा कर लिए और इनके बीच में लाइन स्पेस है। तो यदि हम कंट्रोल के साथ 1 दबाते हैं तो 1 लाइन का स्पेस आता है, कंट्रोल के साथ 2 दबाते हैं 2 लाइन का, और यहाँ पे 3 दबाएंगे तो नहीं आएगा। तो आप ध्यान दीजिए, कंट्रोल के साथ 1 दबाएंगे तो 1 लाइन स्पेस, देखिए यहाँ पे, ये देखिए, और 2 दबाएंगे तो 2 लाइन। और कहाँ से आता है? यहाँ से भी आ सकता है, देखिए यहाँ से भी हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल 2। और यदि पूछा जाता है कंट्रोल के साथ 1 से क्या होता है, तो सिंगल लाइन स्पेस आता है, ठीक है। इसके अलावा यदि पीसी चालू करने के बाद मॉनिटर काम नहीं कर रहा तो क्या समस्या आएगी? तो मॉनिटर की केबल या तो कनेक्ट नहीं है या फिर मॉनिटर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे यही देखिए, मॉनिटर चालू नहीं है, या मॉनिटर प्लग इन नहीं है, या मॉनिटर कनेक्ट नहीं है, इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है मॉनिटर। और मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस प्रकार का दिखता है? इस प्रकार का अलग अलग जो है प्रकार में देखने को मिलता है। MS ऑफिस में जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है उसकी कॉपी बनाने के लिए, ठीक है, कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो कॉपी बनाना, देखिए, एक बोला जाता है उठा कर ले जाना, मतलब कंट्रोल X, कट करना होता है कंट्रोल X, ठीक है। और एक होता है कॉपी करना, कॉपी करने का मतलब होता है कंट्रोल C। कंट्रोल C यहाँ पे होता है, तो राइट आंसर भी हमारा कंट्रोल C होगा। कंट्रोल X से कट होगा, कंट्रोल V से पेस्ट होगा, और कंट्रोल D से ये जो होता है डुप्लीकेट होता है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स की बात कर लेते हैं, शॉर्टकट की होती क्या है उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। MS वर्ड की, तो MS वर्ड की शॉर्टकट की क्या होती है उनको हम यहाँ पे विस्तार से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन कंट्रोल। कंट्रोल की आपको कीबोर्ड में देखने को मिलेगी, कंट्रोल दबाना है और उसके साथ में A दबाना है, प्लस का साइन नहीं लगाना है, आपको जोड़ के बताया इसलिए प्लस साइन लगाया। तो जब मैं कंट्रोल के साथ A दबाता हूँ तो क्या होगा? यहाँ पर सेलेक्ट ऑल, ठीक है। देखिए पूरा कंप्लीट जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा, बाहर कहीं क्लिक कर दीजिए ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ B अगर सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल के साथ B मतलब बोल्ड हो जाएगा, देखिए बोल्ड, और बोल्ड को हटाने के लिए कंट्रोल के साथ B का उपयोग करते हैं। और यदि कंट्रोल के साथ C करें तो कंट्रोल के साथ C से कॉपी हो जाता है, और कॉपी कहाँ जाता है? क्लिप बोर्ड में जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये देखिए हमने कॉपी किए थे, कॉपी आ गया, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल D मतलब होता है यहाँ से एक फॉन्ट की विंडो भी खुलती है, और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तो वो डुप्लीकेट भी होगा, ठीक है। कंट्रोल E का मतलब होता है सेलेक्टेड टेक्स्ट का अलाइन सेंटर हो जाता है, ये देखिए सेंटर हो गया और फिर से वापस वहीं पहुंच जाता है। कंट्रोल F का मतलब होता है फाइंड, जो नेविगेशन बार है वो खोलने के लिए, और यहीं से आपका जो है एडवांस फाइंड भी खुल जाता है। और इसी प्रकार कंट्रोल H होती है जो कि रिप्लेस का काम करती है। कंट्रोल G गो टू का काम करती है, देखिए गो टू ऑप्शन आता है। कंट्रोल H से रिप्लेस होता है, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आएगा। कंट्रोल I से इटैलिक होगा, ये देखिए इटैलिक वापस वहीं पहुंचा देते हैं। कंट्रोल J की अगर बात करें तो जस्टिफाई होता है, ठीक है, मतलब जो टेक्स्ट है। और कंट्रोल K से हाइपरलिंक आता है, ठीक है, हाइपरलिंक यहाँ पे, ठीक है, देखिए हाइपरलिंक का जो डायलॉग बॉक्स है वो आ जाता है। कंट्रोल L की अगर बात करें तो जो लेफ्ट अलाइनमेंट करता है। कंट्रोल M से पैराग्राफ को इंडेंट राइट मोड में पहुंचा देगा, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल N से न्यू डॉक्यूमेंट बनता है, कंट्रोल O से ओपन होता है डॉक्यूमेंट, कंट्रोल P से प्रिंट होता है, कंट्रोल R से राइट साइड में अलाइन पहुंचाता है, कंट्रोल S से सेव होगा डॉक्यूमेंट, कंट्रोल T से हैंगिंग इंडेंट बनाने के लिए होता है, कंट्रोल U मतलब अंडरलाइन, और कंट्रोल V मतलब पेस्ट करने के लिए। इसके अलावा कंट्रोल W, देखिए यहाँ पे अगर हम देखिए एक होता है क्लोज और एक होता है एग्जिट होता है। तो क्लोज का मतलब होता है ये डॉक्यूमेंट बंद करना, और एग्जिट का मतलब होता है ये एप्लीकेशन क्लोज करना। इसके अलावा कंट्रोल X कट करने के लिए, कंट्रोल बाय फिर से मतलब अंडू का प्रभाव निर्धारण मतलब जो है वापस करना। जैसे अंडू से क्या होगा, जैसे हमने डिलीट कर दिए, ठीक है, जैसे मान लो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये टेक्स्ट मैंने डिलीट कर दिया। कंट्रोल Z से क्या होगा, वापस आ जाएगा, और फिर कंट्रोल बाय से वो वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई कुछ MS वर्ड की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, उपयोग कर लेना इनको। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। यूनिक्स में कोई भी प्रोसेस को किल करने के लिए ब्लैंक यानी कि
कमांड का उपयोग किया जाता है किल करने के लिए, यानी कि यहाँ किल कमांड का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ और कमांड है जैसे कि CP कॉपी करने के लिए, MB मूव करने के लिए और रीनेम करने के लिए, FTP फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, IPR प्रिंट आउट के लिए, मेक डायरेक्टरी को बनाने के लिए, RM रिमूव करने के लिए डायरेक्टरीज को और फाइल्स को, RMDIR यानी कि ओनली डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, CD डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए, PWD यानी कि करंट डायरेक्टरी की स्टेटस यानी कि जो डिस्प्ले करने के लिए, पाथ इस मतलब लिस्ट डायरेक्टरी की लिस्ट दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी कुछ यूनिक्स की कमांड हो गई। आप यहाँ पे इनको भी देख सकते हैं। फ्लैश मेमोरी में फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर में ब्लैंक होते हैं, तो यहाँ पे ओनली 2 गेट्स होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक होता है कंट्रोल गेट और एक होता है फ्लोटिंग गेट। 2 गेट होते हैं यहाँ पे किसमें, फ्लैश मेमोरी सेल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है। यहाँ पे बारकोड रीडर उपयोग में प्रयुक्त किए जाने वाले ऑप्टिकल सेंसर होता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फोटो डायोड यहाँ पे सेंसर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइस के रूप में हम जो है बारकोड और उनसे संबंधित चीज़ें जान लेते हैं। जैसे देखिए OBCR होता है, OMR होता है, OCR होता है, MICR होता है। ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे किसके अंतर्गत, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात करते हैं OBCR की, ऑप्टिकल बारकोड रीडर। तो देखिए ऑप्टिकल बारकोड रीडर कुछ इस प्रकार दिखता है, जो कुछ लाइनें होती है, सीक्रेट कोड होता है प्रोडक्ट के अंतर्गत, उनको रीड करने के लिए। तो OMR जो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो गोले लगे होते हैं सीट में, उसको एक्सेस करता है। OCR कंप्यूटर में बने फॉर्मेट से हमारे द्वारा टाइप किए गए फॉर्मेट को मिलान करता है। उसके अलावा MICR चेक और DD में जो नंबर होते हैं मैग्नेटिक इंक के कैरेक्टर, उनको रीड करने के लिए होता है। ठीक है, तो देख लीजिए ये बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर, इसको बारकोड रीडर OBCR यानी ऑप्टिकल बारकोड रीडर भी कहा जाता है। प्रोडक्ट पर छपे हुए कोड को पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कहीं मॉल में आपने देखे होंगे, उनकी कीमत और जो अन्य इन्फॉर्मेशन उनको रीड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है बारकोड का। इसके अलावा आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए बारकोड, और ये बारकोड अलग अलग प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे बारकोड रीडर। OMR, देखिए OMR को ऑप्टिकल मार्क रीडर बोला जाता है, और ये ऐसा डिवाइस है किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन से बने जो गोले हैं काले, उनकी जो है उन पर प्रकाश डालता है और रिफ्लेक्ट प्रकाश को यहाँ पर जांचता है। जिसकी तीव्रता कम होती है उसको वहाँ पर वो सही मतलब मार्क चिन्ह मान लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर को जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ये आप देख सकते हैं, इनमें 4 में से एक अगर गोला को काला किया जाता है उसको वो जाँचेगा। ठीक है, OCR मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसको शॉर्ट में OCR बोला जाता है। ऐसी टेक्निक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इन कैरेक्टर को प्रकाश स्रोत के द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं OCR का एक जो भी है दस्तावेज इनपुट किया गया है। अब MICR की बात करें तो इसका मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। तो बैंकिंग व्यवसाय में इसका ज़्यादातर चेक और जो DD है उनमें बड़ी मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। जो भी इससे मतलब यहाँ पे देखिए आपको जो लिखे हैं चेक के नंबर, वो चुंबकीय स्याही से लिखे होते हैं, उनको पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ताकि तेज़ी से काम किया जा सके। तो ये तो बात हो गई, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़े, OBCR पढ़े, MICR पढ़े, OMR पढ़े और OCR पढ़े। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमारी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत यहाँ पे देखने को मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन, चैनलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उदाहरण देखा जा सकता है। तो चैनल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उदाहरण कहाँ देखा जा सकता है, न्यूज़ चैनल में यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर बात करें तो रियल टाइम में किसी बहुत सारे व्यक्ति यहाँ बैठे हैं और किसी नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य जगह के व्यक्तियों से आपस में बातचीत कर पाते हैं वीडियो के माध्यम से, तो इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, अच्छा इनमें से गलत कौन सा है हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए वर्तमान में घटनाएं प्रसारित करने के लिए स्ट्रीमिंग उपयोग की जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। फाइल की स्ट्रीमिंग का मतलब होता है डायरेक्ट पहुंचाना। ठीक है, जैसे ये पढ़ाई हो रही है यहाँ पे सामने, तो हम डायरेक्ट देख पा रहे हैं रियल टाइम में। ठीक है, वीडियो स्ट्रीमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है, तो इसे स्ट्रीमिंग बोला जाता है। फाइल की स्ट्रीमिंग बड़ी विषय वस्तु को छोटे भागों में वितरित किया जाता है ताकि प्लेबैक अधिक जल्दी शुरू हो सके। ठीक है, जैसे क्वालिटी घटा दी जाती है ताकि प्लेबैक जल्दी, ये भी सही है। लाइब्रेरी रख रखाव के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग बड़ी स्टोरेज सुविधा उपलब्ध है, ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत बोला गया था। देखिए स्ट्रीमिंग का उपयोग आपके कंप्यूटर या सेल फोन पर टीवी और फिल्म दिखाने के लिए नहीं किया जा सकता, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं ये किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा ये गलत पूछा गया था, इसलिए 4 नंबर का है। तो स्ट्रीमिंग आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।